हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टिकल केमिस्ट्री। आज हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने वाले हैं। नोमेनक्लेचर थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए इसके अंदर जितने भी टॉपिक होते हैं हम आज के लेक्चर में ही कवर करने वाले हैं। हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए, आप इसको पार्टीशंस में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने टाइम स्टैम्प भी दे दिए हैं, ताकि आप लोग डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जंप कर सको। तो आप लोग कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर पढ़ना। देखो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास करोड़ों मॉलिक्यूल होते हैं। सबको हम लोग बारी बारी से एक एक नाम याद नहीं रख सकते, इसीलिए हमने कुछ नोमेनक्लेचर सिस्टम बनाए हुए हैं, कुछ एल्गोरिदम्स बनाए हुए हैं, कुछ पैटर्न्स, कुछ रूल्स हमने लिखे हुए हैं। जिन रूल्स को हम लोग पढ़ लें तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के नाम हम लोग लिख पाएंगे। इसलिए हमारे पास नोमेनक्लेचर सिस्टम का ओरिजिन होता है, कैसे नाम लिखा जाए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल का। ऐसे ही दो नेमिंग सिस्टम हमारे पास हैं जो कि नोन है। एक हमारे पास होता है कॉमन नेम सिस्टम, दूसरा होता है आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास थे जो कि हम लोग यूज करते आ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी लंबे टाइम से। सोलवेंट की तरह, एसिड्स की तरह, बेस की तरह, इस तरीके से कुछ रिएजेंट्स को हम लोग यूज करते आ रहे थे। तो उनका जो कॉमन नेम था वही इतना पॉपुलर हो गया कि आज के दिन उनको हम लोग उनके कॉमन नेम से ही बुलाते हैं, तो उन्हें बोला जाएगा कॉमन नेम्स। कॉमन नेम मतलब जनरली उनका जो नाम है, जो चलता आ रहा है, वही हम लोग यूज करेंगे। सेकंड नेमिंग सिस्टम हमारे पास होता है आईयूपीएसी। बेसिकली जो इंटरनेशनल यूनियन है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की, उसने कुछ रूल्स बनाए। उन रूल्स को अगर हम लोग ध्यान में रख लें तो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम हम लोग रख सकते हैं, तो वो कहलाएगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर दोनों तरीके का नोमेनक्लेचर हमें पढ़ना है आज के ही लेक्चर में। कॉमन नेम बहुत छोटा सा है, क्योंकि गिनती के 20-30 मॉलिक्यूल होते हैं जिनका हमें नाम पता होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबको हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग लिखना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई कॉमन नेम्स से। अब कॉमन नेम काफी सारे मॉलिक्यूल्स के हम लिखा करते हैं भाई। सबसे पहले कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, आप लोग समझ सकते हो। सबसे छोटा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ये है, इसको बोला जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। धीरे धीरे करके सबके नाम मैं आपको लिखवाऊंगा। यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जितनी चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, सारी आपको एक बार में याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग फ्लो के साथ सब कुछ समझते जाओ, याद आपको बाद में ये हो जाएगा। पूरी केमिस्ट्री में ये नाम बार बार आएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। इन्हें याद करने की, इन्हें रटने की कोशिश मत करो, बस एक बार साथ के साथ अपने नोट्स में लिख लो, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट हमारे पास है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये हमारे पास सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। बेसिकली जो एक प्रॉपर्टी शो करते हैं सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने फंक्शनल ग्रुप के साथ, उसको एक होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। मतलब सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, उसके बाद उसमें एक मिथिलीन ग्रुप ऐड कर देंगे तो वो होमोलोगस सीरीज का नेक्स्ट एक तरीके से मेंबर बन जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। इस सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि है एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपलेस्ट कीटोन CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, इसे बोला जाता है एसीटोन। इसका नाम होता है एसीटोन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई फॉर्मल्डिहाइड की सीरीज का सेकंड मेंबर ये है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो एक तरीके से एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ये है, इसको बोला जाता है एसिटल्डिहाइड। इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसे बोला जाता है एसिटिक एसिड। अब जब मैं आपको
आईयूपीएसी नेमिंग सिखाऊंगा तब हो सकता है आपको लगे कि इनके सबके नाम ही थोड़े से बदल जाएंगे, लेकिन इनको इनके कॉमन नेम से ज्यादा जाना जाता है, इनके आईयूपीएसी नेम का यूज कम होता है, इसीलिए कुछ कंपाउंड्स के मैं आपको कॉमन नेम्स पहले करवा रहा हूं। तो ये कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम्स हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट भाई, कुछ कॉमन नेम्स मैं आपको करवाने वाला हूँ एरोमेटिक कंपाउंड के। ये कुछ एक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत पॉपुलरली नोन है और इनके भी आईयूपीएसी नेम हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले तो भाई आपको बेंजीन पता होना चाहिए। ये एक क्या है? बेंजीन है। तो ऊपर के तीनों मॉलिक्यूल में आपको दिखेगा कि हमने मल्टीपल बेंजीन रिंग्स को आपस में फ्यूज कर रखा है। तो इन तीनों कंपाउंड को क्या बोलते हैं? फ्यूज्ड बेंजीन रिंग कंपाउंड्स। ये बेंजीन रिंग्स को फ्यूज करके आपस में जोड़ के बनाए गए कंपाउंड हैं। इनके नाम क्या क्या होते हैं भाई? देखो, जब दो बेंजीन रिंग्स को हम लोग जोड़ देते हैं तो इसका नाम बन जाता है नेफ्थेलीन, NaPHELENE, ये बन गया नेफ्थलीन। जब तीन बेंजीन रिंग्स को पैरेलली जोड़ दिया जाता है तो इसका नाम बन जाता है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। और जब इन्हीं तीन बेंजीन रिंग को थोड़ा सा टेढ़ा जोड़ दिया जाता है इस तरीके से, मतलब नेफ्थलीन के इस बॉन्ड के ऊपर हमने एक और बेंजीन रिंग ऐड कर दी, तो इसको बोला जाता है फिनेंथ्रीन। तो ये कुछ एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि बेंजीन्स को फ्यूज करने से बनाए गए हैं। नीचे कुछ एक और इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं भाई। फॉर एग्जांपल, बेंजीन के साथ में हमने नाइट्रोजन की ये 5 मेंबर वाली रिंग फ्यूज कर दी। एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इसको, इस तरीके के मॉलिक्यूल को फ्यूज कर दिया बेंजीन के साथ, इसको बोला जाता है इंडोल। ये होता है इंडोल। और 5 मेंबर की ये एरोमेटिक रिंग जिसमें NH ग्रुप एक है, इसको बोला जाता है पाइरोल। नेक्स्ट, अगर इस 5 मेंबर की रिंग में ऑक्सीजन का एटम आ जाए तो इसको बोला जाता है फ्यूरान। अगर सल्फर यहां पर आ जाए तो इसको बोला जाता है थायोफीन। तो ये कुछ एक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम्स हमें पता होने चाहिए। आप लोग लिख लो, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे। ये होता है थायोफीन। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार ये मॉलिक्यूल रिपीट होने वाले हैं, इसलिए इनके कॉमन नेम्स को रटने की टेंशन मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बेंजीन के डेरिवेटिव हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है जब किसी पेरेंट मॉलिक्यूल में हम लोग ब्रांचेज लगा दें, कोई छोटा सा फंक्शनल ग्रुप लगा दें। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर चारों ही मॉलिक्यूल्स में हमारे पास बेंजीन था, एक में हमने वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, एक में मिथोक्सी ग्रुप लगा दिया, एक में अमीन ग्रुप लगा दिया, एक में मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो ये चारों क्या बन गए? बेंजीन के डेरिवेटिव बन गए। अब इन चारों का ही कॉमन नेम होता है जो कि बहुत पॉपुलरली नोन होता है। फॉर एग्जाम्पल, बेंजीन के ऊपर हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया, इसे बोला जाता है फिनोल। अगर हमने बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा दिया, इसे बोला जाता है एनिसोल। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा दिया, इसे बोला जाता है एनिलीन। और अगर इस बेंजीन के ऊपर हम लोग मिथाइल ग्रुप लगा दें, इसको बोला जाता है टोलुइन। तो ये कुछ एक बेंजीन के डेरिवेटिव्स थे जिनका कॉमन नेम हमें पता होना चाहिए। बस कॉमन नेम आपको इतने ही मॉलिक्यूल्स का याद रखना है। इतने मॉलिक्यूल्स को अगर आप लोग लिख लेते हो बहुत है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इससे बाहर हमें नहीं याद रखना पड़ेगा कॉमन नेम्स। तो कॉमन नेम्स हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है IUPAC नोमेनक्लेचर। मुझे थोड़ा सा पढ़ाने में ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैंने हेडिंग्स यहाँ पर पहले से लिख के रखी हुई हैं। आप लोग धीरे धीरे रोक के समझने के बाद नोट भी कर सकते हो। IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल है एक्चुअली। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला इसका होता है और यही हमें ध्यान में रखना होता है भाई। ये एक फॉर्मूला है जिससे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी मॉलिक्यूल हमारे आगे अब आएंगे उनको याद रखेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीपल टर्म्स दिखेंगी जैसे कि प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2। इन्हीं को मिलाने से हमारा IUPAC नेम बनता है। तो बेसिकली जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास होगा उसका IUPAC नेम जब हमें लिखना होगा तो ये फॉर्मूला हमारे माइंड में आ जाना चाहिए, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स और सफिक्स 2। अब ये सब क्या क्या डिनोट करते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ भाई। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हो सकता है कार्बन की एक लंबी सी चेन हो, चेन है या फिर साइकिल है, इसके बारे में कौन बताएगा?
वर्ड रूट। तो वर्ड रूट बेसिकली हमें बताता है टाइप ऑफ चेन एंड लेंथ ऑफ चेन। वर्ड रूट हमें बताता है कि चेन कितनी लंबी है, या फिर अगर साइकिल बना हुआ है तो उस साइकिल में कितने एटम है, तो किस तरह की चेन है, साइक्लिक है या फिर असाइक्लिक है, और उसकी लेंथ कितनी है, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स उसके अंदर है, कितने एटम से मिलके वो चेन बनी है, ये हमें बताएगा वर्ड रूट। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड्स भी होते हैं, हो सकता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही हो सकता है एक आधा डबल बॉन्ड भी आ जाए, हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए। तो बॉन्ड्स कौन से हैं, सैचुरेशन कैसी है, इसके बारे में बताता है सफिक्स वन। सफिक्स वन हमें बताता है हाईएस्ट सैचुरेशन के बारे में। हाईएस्ट मल्टीपल बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर दोनों ही नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसके बारे में बताएगा सफिक्स वन। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास क्या होता है, लंबी चेन के साथ साथ डबल ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, है ना, अल्कोहल, कार्बोनिल, इससे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, जितने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे सामने आ सकते हैं वो सारे हमने किए थे। तो फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके बारे में कौन बताएगा, सेकेंडरी सफिक्स या फिर सफिक्स टू। तो सफिक्स टू हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात भाई, काफी सारे मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे भी होते हैं जिनमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, हो सकता है हाइड्रोक्सियल ग्रुप और एक तरीके से ईथर ग्रुप दोनों एक साथ प्रेजेंट हो जाए, हाइड्रोक्सियल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो जाए। तो यहाँ पर सफिक्स टू जो होता है वो आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में ही बताता है। फंक्शनल ग्रुप भी कौन सा, प्रिंसिपल, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, जो सबसे जरूरी फंक्शनल ग्रुप होगा, उसके बारे में हमें बताता है सेकेंडरी सफिक्स। बाकी के सारे जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे वो मेन नहीं होंगे। तो बेसिकली सफिक्स टू हमें बताएगा सिर्फ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा कौन सा, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप में से किसको हम लोग मेन माने, किसको हम लोग मेजर माने, किसको हम लोग प्रिंसिपल माने, ये डिसाइड किया जाएगा प्रायोरिटी के हिसाब से। तो बारी बारी से मैं आपको वर्ड रूट, सफिक्स वन, सफिक्स टू जब समझाऊंगा तब वहां पर आप लोग समझ जाओगे कि किस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो जाए तो किसे हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माने, ठीक है भाई। इसके अलावा क्या क्या होता है, हमारे पास चेन हो गई, डबल ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास हो गई, इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप हो गए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये तीन चीजें तो हम लोगों ने कवर कर ली। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकती हैं, जिन्हें बोला जाता है ब्रांचेस। अब मान लो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप आ जाए, यहाँ पर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, तो ये सारी क्या होंगे, ये ना तो मेन चेन का पार्ट होंगे, ना डबल ट्रिपल बॉन्ड का पार्ट होंगे, ना सेकेंडरी सफिक्स का पार्ट होंगे। ये जो ब्रांचेज होती हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो हमारी मेन चेन के अलावा छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन्हें बताया जाता है प्रीफिक्स के अंदर। तो प्रीफिक्स हमें दो चीजों के बारे में बताएगा, पहला सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, और दूसरा ये किस चीज के बारे में बताएगा, उन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताएगा जो कि प्रिंसिपल नहीं है। अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उनमें एक तो मेन होगा, एक तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसके बारे में हमें सफिक्स टू बताएगा। लेकिन बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप बचे, मतलब कि नॉन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स, उनके बारे में और सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हमें बताएगा प्रीफिक्स। तो ये चार एलिमेंट होते हैं आईयूपीएसी नेम के, किस फंक्शनल ग्रुप के लिए, किस बॉन्ड के लिए कौन सा एलिमेंट हम लोग चूज करेंगे, ये हम लोग सीखने वाले हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट कराऊं, सोल्व करना स्टार्ट कराऊं, नाम लिखना स्टार्ट कराऊं, उससे पहले आप लोग ये समझ लो कि किस किस तरीके के कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिनके नाम हमें ध्यान में रखने होते हैं। देखो मेनली यहाँ पर हम लोग 5 तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। पहला होगा
स्ट्रेट चेन्स विद अनसैचुरेशन, सीधी चेन हमारे पास होंगी जिनके अंदर हो सकता है थोड़ी सी अनसैचुरेशन हो जाए, डबल ट्रिपल बॉन्ड वगैरह आ जाए। उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे ब्रांच्ड चेन का, मतलब सीधी चेन तो होगी ही, अनसैचुरेशन भी उसमें हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ ब्रांचेज भी होंगी, उनका हम लोग नाम लिखना सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे मॉलिक्यूल्स विद फंक्शनल ग्रुप, मतलब हो सकता है लंबी चेन हो, अनसैचुरेशन भी हो, कुछ साइड में ब्रांचेज भी हो, लेकिन उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी हो, उनका नाम लिखना हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखा जाए, चेन स्ट्रेट चेन हमारी हो गई, साइक्लिक कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखा जाए ये भी सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बेंजीन के कुछ एक डेरिवेटिव्स का नाम लिखना भी सीखेंगे, बेंजीन के ऊपर इधर उधर अगर हम लोग थोड़े सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो उनका नाम आखिर कैसे लिखा जाए ये भी हम लोग सीखेंगे। एनसीईआरटी के अंदर इन्हीं चीजों का नाम लिखा हुआ है, और नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में तो सिर्फ इन्हीं 3 से क्वेश्चन आता है, साइक्लिक और बेंजीन के डेरिवेटिव के नेम नोमेनक्लेचर से नहीं आता। लेकिन हम लोग एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई असली आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग समझ चुके हैं, आईयूपीएसी का कैसे नाम लिखना है ये भी हम लोग अभी सीख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेमिंग। हम लोग अभी पढ़ेंगे रूल्स टू राइट आईयूपीएसी नेम, किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखा कैसे जाए। बेसिकली 2 रूल हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन 2 रूल्स को लिख के आप लोग गलती करने से बच सकते हो। इन दोनों रूल्स को ध्यान में रख के आप लोग बिल्कुल सही नाम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिख सकते हो। बारी बारी से समझते हैं। पहला रूल है हमारे पास आइडेंटिफाई पेरेंट चेन। हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में आखिर हम लोग कैसे पता लगाएं कि पेरेंट चेन कौन सी है। तो देखो भाई, मान लो ये थर्ड वाला मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं 3 चेन बना सकता हूँ। पहली चेन ये हो गई, ये ब्लू कलर वाली हमारे पास पहली चेन हो गई। नेक्स्ट चेन हम लोग ऐसे बना देते हैं, ये रेड कलर वाली हो गई। तीसरी चेन भी हम लोग बना सकते हैं, मान लो कि ग्रीन कलर से मैंने बनाई। ये 3 चेन हमारे पास बन सकती हैं। तो हम कैसे पता लगाएं कि पेरेंट चेन कौन सी है और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ये हमें पता लगाना है। तो इसे पता लगाने के लिए आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर है जो कि ध्यान में रखना है। सिंपल सा क्या है भाई, सबसे पहला आप लोग क्या देखोगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिस चेन में प्रेजेंट होगा उसे पेरेंट चेन मानना है। मतलब कोशिश करनी है जो भी पेरेंट चेन हम लोग बना रहे हैं उसके अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो जरूर से आ जाए। नेक्स्ट क्या देखेंगे भाई, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया पेरेंट चेन के अंदर, उसके बावजूद भी हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पेरेंट चेन कौन सी है, तो नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हमें ये कोशिश करना है कि अनसैचुरेशन ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड जहां पर हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब आप लोग अभी यही समझ लो कि भाई ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड जो चेन के अंदर आ जाएं, तो वो जिस चेन के अंदर होगा वही पेरेंट चेन होगी। सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप जरूर आना चाहिए पेरेंट चेन में। अगर आ गया तो नेक्स्ट हमें देखना है कि जितने भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो ऑलमोस्ट सारे, ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिस चेन के अंदर आएंगे वो पेरेंट चेन हो जाएगी। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो चुके हैं फिर भी मल्टीपल चेन्स को हम लोग पेरेंट चेन बोल सकते हैं। तब नेक्स्ट चीज आपको देखनी है भाई, लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, जो चेन ज्यादा लंबी होगी उसी को पेरेंट चेन मान लिया जाएगा। ये रूल आपको लास्ट में देखना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, डबल ट्रिपल बॉन्ड्स, ये जब दोनों चीजें आप लोग देख चुके हो उसके बाद में आपको लेंथ देखनी है, ठीक है भाई। अब 3 मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, इन तीनों को हम लोग ध्यान से देखते हैं और देखते हैं पेरेंट चेन इनमें कौन सी होगी। देखो भाई, पहले मॉलिक्यूल में हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मतलब ये तो जरूर होना चाहिए पेरेंट चेन में। अब चेन होती है कार्बन एटम्स की, तो मतलब ये कार्बन एटम्स तो जरूर होगा हमारी पेरेंट चेन में। अब इससे आगे बढ़ो, इस तरफ हम लोग आ गए, डबल बॉन्ड भी आ गया। अब हम लोग ऊपर वाले मिथाइल ग्रुप की तरफ जाएं या फिर लेफ्ट वाले, देखो दोनों ही बिल्कुल बराबर हैं, लेफ्ट की तरफ जाओ या फिर ऊपर की तरफ जाओ पेरेंट चेन सेम ही रहेगी, कोई भी फर्क इन दोनों के अंदर नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे हमारी पेरेंट चेन, ये हमारी पेरेंट चेन बन गई। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखो भाई, इस मॉलिक्यूल में कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप वाला रूल तो फेल हो गया, लेकिन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें अभी भी देखनी है। मल्टीपल बॉन्ड जितने ज्यादा हों
कोशिश करो पेरेंट चेन के अंदर आ जाएं। तो इसलिए पेरेंट चेन कौन सी बन जाएगी भाई, ये वाली बन जाएगी। कितने कार्बन आइटम्स हो जाएंगे पेरेंट चेन में, ये भी आप लोग देख सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आइटम इसकी पेरेंट चेन में हो जाएंगे। पहले मॉलिक्यूल की पेरेंट चेन में कितने कार्बन आइटम हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो ग्रुप्स हमारी पेरेंट चेन के अंदर नहीं आ रहे, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन हो गया, मिथाइल हो गया, इनके बारे में कौन बताएगा, इनके बारे में प्रीफिक्स बताएगा बाद में, है ना। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या हो गया, एक इथाइल ग्रुप हो गया CH2CH3, और यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप हो गया, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया हमारी ग्रीन वाली पेरेंट चेन का। इसके बारे में कौन बताएगा, प्रीफिक्स बताएगा। नेक्स्ट हमारा है भाई ये मॉलिक्यूल, इसके अंदर ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना कोई अनसैचुरेशन है, तो इसके अंदर पेरेंट चेन हम लोग कैसे देखें, सिंपली लेंथ के हिसाब से देखेंगे। जो चेन सबसे लंबी बन रही है, जिस चेन के अंदर सबसे ज्यादा कार्बन आइटम्स हैं, वही हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो भाई, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, मान लो यहाँ से शुरू किया, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अब अगर हम लोग राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड में सिर्फ 2 कार्बन आइटम्स और हैं, 1 2, लेकिन नीचे की तरफ कितने कार्बन आइटम हैं, 1 2 3। मतलब लंबी से लंबी चेन तब मिलेगी जब हम लोग नीचे जाएंगे, ना कि राइट साइड। तो ये बन गई भाई लॉन्गेस्ट चेन, दिस विल बी दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कितने कार्बन आइटम हो गए इस चेन में, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आइटम्स हमारे पास हो गए। इसलिए साइड में जो हमारे पास बच गया, ये क्या हो गया, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसके बारे में प्रीफिक्स बताएगा। तो पेरेंट चेन आपको इस तरीके से पहचाननी है। अभी पेरेंट चेन के अंदर एक और काम हमें करना होता है, जो कि होता है नंबरिंग का। हमें पहले चेन के मेंबर से लेके, पहले चेन के कार्बन आइटम से लेके आखिरी कार्बन तक नंबर लिखने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसका क्या यूज है, उसका यूज ये है कि जब हम लोग इनको नंबर दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल इस चेन में मैंने नंबर कुछ इस तरह से दिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, पेरेंट चेन के सभी कार्बन आइटम्स को मैंने नाम दे दिया। जब ये नंबर मैंने दे दिया, अब इन नंबर्स के हिसाब से ही मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो कौन से कार्बन पर लगे हैं, हमारा जो क्लोरीन है वो कौन से कार्बन के ऊपर लगा है, हमारे जो मल्टीपल बॉन्ड हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो इस चेन के कौन से नंबर कार्बन पे लगा है। इसलिए नंबरिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना हम किसी ग्रुप की पोजीशन नहीं बता पाएंगे चेन के ऊपर। तो इसलिए नंबरिंग करना हम लोग सीखते हैं भाई। नंबरिंग के लिए हमारे पास आगे 3 रूल होते हैं। इन तीनों रूल्स को अगर हम लोग ध्यान में रख लें तो हम लोग नंबरिंग सही से कर पाएंगे। पहला रूल हमारे पास होता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल हमारे पास क्या बताएगा, देखो ध्यान से समझना। कोई चेन ऐसी है, मान लो यहाँ पर ये जो लंबा सा मॉलिक्यूल बना रखा है, इसकी पेरेंट चेन तो आप लोग पहचानना सीख ही गए, ये होगी पेरेंट चेन। अब इस चेन के अंदर हम लोग 2 तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं। पहला तरीका भाई मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। तो यहाँ से मैंने ऐसे कुछ नंबरिंग कर दी। अब इस रेड वाली नंबरिंग के हिसाब से जब राइट से लेफ्ट में मैंने नंबरिंग की, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पर आ रहे हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 4th पोजीशन पे, और एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 8th पोजीशन पे। तो इसको बोला जाता है लोकेंट। लोकेंट में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, एक ब्रैकेट के अंदर कौन सी पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं ये लिख देते हैं। तो इसका एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं लोकेंट क्या बन गया, 48 बन गया। अब दूसरे तरीके से अगर हम लोग नंबरिंग करें भाई, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम लोग नंबरिंग लेफ्ट साइड से करना शुरू करें। यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से नंबरिंग हो जाएगी। अब कौन सी पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स आए, देखो एक सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया दूसरे कार्बन पे, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आ गया 6th नंबर कार्बन पे। ग्रीन वाली नंबरिंग के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो लोएस्ट लोकेंट बना वो 26 बना। 2 लोकेंट हमारे पास बन रहे हैं। जितने तरीकों से नंबरिंग हम लोग कर सकते हैं, उतने ही लोकेंट, उतने ही सेट हमारे पास बन जाएंगे। रेड वाली नंबरिंग के हिसाब से 48 बना है लोकेंट, और
ग्रीन वाली नंबरिंग के हिसाब से 46 बना है। तो पहला रूल जो है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, वो हमें क्या बताता है कि नंबरिंग वही सही होगी जिसमें लोकेंट क्या होगा, लोएस्ट होगा। 26 छोटा होता है, 46 लोएस्ट नहीं होता, इसलिए 26 वाली नंबरिंग सही हो जाएगी, 48 वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ भाई ग्रीन वाली नंबरिंग सही है। ग्रीन को हम लोग टिक मार्क हरी झंडी दिखा देते हैं। ये है भाई करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग। ये था पहला रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। अब आगे क्या होगा भाई, देखो नेक्स्ट रूल देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर हमारे पास क्या हो जाए, दो तरीकों से हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं और दोनों में ही लोकेंट बिल्कुल सेम बने। फॉर एग्जाम्पल तीसरा मॉलिक्यूल देखो, पेरेंट चेन तो इसमें यही होगी, CH3 CH3 CH2, ये बन गई हमारे पास पेरेंट चेन। ठीक है, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट नंबरिंग करें भाई, अगर हम लोग लेफ्ट से राइट नंबरिंग करें तो कैसे होगी, 1 2 3 4 5, ये हो गया नंबरिंग करने का सही तरीका। अगर हम लोग राइट से लेफ्ट नंबरिंग करें तब कैसे होगी, 1 2 3 4 5। रेड के हिसाब से लोकेंट क्या बना, 2 4, 24 बन गया। ग्रीन के हिसाब से लोकेंट क्या बना, 2 4, ये भी 2 4 ही बना। तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट से तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, एक सब्स्टिट्यूएंट तो है ब्रोमीन, दूसरा है क्लोरीन। तो इनके बीच में कैसे हम लोग डिसाइड करें, कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करें नंबरिंग की। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्या मतलब है भाई, देखो ब्रोमीन हमारे पास है, ब्रोमीन जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है ब्रोमो, इसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है ब्रोमो। और क्लोरीन हमारे पास है, क्लोरीन के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो होता है CHLORO, क्लोरो। तो अब आप लोग क्या करो, इनका फर्स्ट अल्फाबेट नोट करो, ब्रोमो का है B, क्लोरो का है C। ब्रोमो पहले आएगा डिक्शनरी में या फिर क्लोरो आएगा, बी पहले आता है अल्फाबेट्स में या फिर सी, तो बी पहले आता है। इसलिए अल्फाबेट्स के हिसाब से हम लोग ब्रोमीन की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ब्रोमीन को छोटा नंबर देंगे। ब्रोमीन को छोटा नंबर मिल रहा है ग्रीन वाली नंबरिंग के हिसाब से, इसलिए ग्रीन वाली नंबरिंग हमारे पास हो जाएगी करेक्ट, रेड वाली हो जाएगी इनकरेक्ट। तो ये होता है भाई हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर का रूल। पहले हमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट ही देखना होता है। अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट दोनों में बराबर बन रहा है, फॉर एग्जांपल 24 24, उस केस में आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है देखोगे। अब आगे भाई एक और तीसरा रूल, मान लो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहीं पर देखना पड़ रहा है और वहां पर क्या हो, इस तरीके के कुछ सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं। फॉर एग्जांपल हमने काफी तरह के सब्स्टिट्यूएंट किए थे कल के लेक्चर में, ब्यूटाइल ग्रुप के 4 सब्स्टिट्यूएंट किए थे, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, इसके अलावा क्या था सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। ये 4 तरीके के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ब्यूटाइल ग्रुप के। प्रोपाइल ग्रुप के भी 2 सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। तो जब इनको आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखोगे तो मान लो हमारे पास आइसोप्रोपाइल है, तो आइसोप्रोपाइल में आई देखें या फिर प्रोपाइल का पी देखें, वहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है भाई, जो आइसो होता है और जो नियो होता है, इनका जो वर्ड है पहला अल्फाबेट जो है आई और एन, ये कंसीडर होता है नंबरिंग के अंदर, ये कंसीडर होता है जब आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख रहे हो। लेकिन जो डिग्री होती है कार्बन एटम की, फॉर एग्जांपल डिग्री क्या होती थी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, प्राइमरी, इनका मतलब ब्यूट का सेकेंडरी का एस, टर्सरी का टी, क्वार्टरनरी का क्यू, ये नहीं होता है, ये अल्फाबेट्स के अंदर काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक एग्जांपल समझ सकते हो, मान लो हमारे पास 2 ग्रुप आ जाए भाई, एक हमारे पास आ जाए चेन के अंदर आइसो प्रोपाइल ग्रुप, कुछ इस तरह से, ये आइसो प्रोपाइल ग्रुप हो गया, और एक हमारे पास आ जाए सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। सेकेंडरी ब्यूटाइल बेसिकली क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल उसे बोलते हैं जहां पर जो कार्बन एटम हमारी चेन में लगा हुआ है वो सेकेंडरी हो, कुछ इस तरीके का हो, तो ये ग्रुप क्या बन गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल बन गया। इनके अंदर अगर हम लोग डिसाइड करना चाहते हैं किस हिसाब से भाई,
अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हमें डिसाइड करना है। तो आइसोप्रोपाइल का आई कंसीडर करेंगे और सेकेंडरी ब्यूटाइल का बी कंसीडर करेंगे, ना कि एस। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जो वर्ड जो वर्ड का सेगमेंट हमें डिग्री बताता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी, वो काउंट नहीं होता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। वहीं हमारे पास अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल के साथ साथ आइसोब्यूटाइल होता, तो आइसोब्यूटाइल क्या होता है भाई? देखो, आइसोब्यूटाइल फंक्शनल ग्रुप हम लोग उसे बोलते थे जिसमें जो कार्बन एटम पेरेंट चेन में लगा हुआ है वो प्राइमरी ही हो। तो इस तरीके का हमारे पास क्या होता था? आइसोब्यूटाइल ग्रुप। तो इसका आई हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है भाई, ये तीनों ग्रुप अगर आ जाए तो किसकी प्रायोरिटी सबसे पहले होगी, किसकी बाद में होगी? इतना कॉम्प्लिकेटेड कभी बनेगा नहीं है क्वेश्चन आपके लिए, लेकिन प्रायोरिटी आपको देखनी आनी चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको देखना आना चाहिए। आइसो का आई हमें कंपेयर करना है और सेकेंडरी ब्यूटाइल का बी हमें कंपेयर करना है। बी पहले आता है या फिर आई पहले आता है? बी पहले आता है, इसलिए पहली प्रायोरिटी तो बन गई भाई इसी ग्रुप की, है ना। अब आगे देखो, आइसोप्रोपाइल और आइसोब्यूटाइल, इनके अंदर आई कॉमन है, नहीं फैसला कर पा रहे किसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो। एस भी सेम है, ओ भी सेम है, तो आइसो तो बन गया पूरा सेम। अगर ये तीन अल्फाबेट सेम है तो चौथा अल्फाबेट देखो, ब्यूटाइल, यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर पी आ गया। क्योंकि बी पहले आता है अल्फाबेट्स में तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा प्रायोरिटी का मतलब बड़ा नंबर देना नहीं है, पहली प्रायोरिटी देना है। छोटा नंबर मतलब बड़ी प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है तो पहला नंबर मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, और आखिरी नंबर जो कि 10-12 डिजिट का होगा, फोन नंबर के जितनी रैंक होगी उसकी लास्ट प्रायोरिटी। तो छोटा नंबर का मतलब होता है फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आइसोप्रोपाइल की प्रायोरिटी हो जाएगी लास्ट। इस तरीके से ये भी आपको ध्यान में रखना है जब आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख रहे हो। हमारे पूरे इस लेक्चर में, हमारे पूरे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग ट्राई करेंगे, कहीं पर भी आपको ये कंपेयर करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। बट एनसीईआरटी में दी हुई है तो मैंने भी बता दी। ठीक है भाई, आगे देखते हैं भाई, नंबरिंग करते हैं इस बड़े से मॉलिक्यूल के अंदर। सबसे पहला स्टेप, पेरेंट चेन पहचानो। देखो भाई, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, डबल बॉन्ड हम लोग कोशिश करेंगे सारे के सारे आ जाएं एक चेन के अंदर। तो मान लो हमने चेन स्टार्ट की भाई लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से ही, क्योंकि देखो हम लोग लेफ्ट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट साइड से भी स्टार्ट करते हैं। नीचे से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि नीचे क्या है भाई, कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है। हमारा मकसद क्या है, डबल बॉन्ड तो कम से कम आ ही जाएं पेरेंट चेन के अंदर। तो यहाँ पर यहाँ से हमने की भाई पेरेंट चेन देखनी शुरू, आगे आया CH2 ग्रुप, आगे आया कार्बन एटम। अब यहाँ से हम लोग कहाँ जाएं भाई? देखो, हमें चाहिए कि पेरेंट चेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएं जो कि इसमें है नहीं, ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाएं जो कि ऊपर है और राइट साइड में है। नीचे कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो नीचे तो हम लोग डेफिनेटली नहीं जाएंगे, और ऊपर वाला और राइट साइड वाला फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल सेम है, ये सब्स्टिट्यूएंट दोनों ही सेम है, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे। अच्छा, इस कार्बन के बाद भी हम लोग क्या करेंगे भाई, इस राइट साइड वाले कार्बन की तरफ जाएंगे, ऊपर वाले मिथाइल की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये हो जाएगी पेरेंट चेन। इसके अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आ सकते थे सब्स्टिट्यूएंट्स में, हमारे पास सबसे ज्यादा से ज्यादा जहां पर आ सकते थे डबल बॉन्ड्स, वो हम लोग ले आए हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करें भाई? देखो, ये एक तरीके से बिल्कुल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। आप लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू कर लो, राइट साइड से नंबरिंग शुरू कर लो, बिल्कुल सेम आंसर आपका आएगा। तो मान लो यहाँ से मैंने नंबरिंग शुरू की, 3 4 5 6 7, बिल्कुल सेम यहाँ पर आने वाला है। लोकेंट भी बिल्कुल सेम बनेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं लोकेंट देखूं तो देखो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पर है भाई, दूसरे कार्बन पर है, चौथे कार्बन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो 4,4 हम लोग लिखेंगे। दो सब्स्टिट्यूएंट है, दो बार 4 हम लोग लिख देंगे इस तरीके से, 2 4 4। उसके बाद क्या है भाई, छठे कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है तो 6। तो इसका लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या बना, 2 4 4 6। दूसरे तरीके से अगर नंबरिंग करें राइट साइड से तब भी यही लोकेंट बनने वाला है। ठीक है, तो ऐसे किया करते हैं हम लोग नंबरिंग। ये हो गया भाई नंबरिंग, नंबरिंग करना हम लोग सीख गए, पेरेंट चेन पहचानना सीख गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, अब हम लोग बारी बारी से इन सब चीजों को सीखेंगे भाई, इन सब चीजों को समझेंगे। प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स 1 क्या होता है, सफिक्स 2 क्या होता है। ये सारी चीज अगर हम लोग समझ गए तो फिर हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर देंगे। इन पांचों तरीके के मोलिक्यूल्स के नाम हम लोग लिख पाएंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई वर्ड रूट सीखने से। सबसे पहले वर्ड रूट सीखेंगे,
सफिक्स 1 सीखेंगे, सफिक्स 2 सीखेंगे, फिर प्रीफिक्स सीखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे नामकरण की। तो लेट्स प्रोसीड विद द वर्ड रूट। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं भाई वर्ड रूट पढ़ना। हमारा जो IUPAC फॉर्मूला था उसके अंदर हमें पता है पहले प्रीफिक्स आता है, उसके बाद में आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट हमें किसके बारे में बताता है? लेंथ ऑफ द चेन के बारे में बताता है। पेरेंट चेन कैसे पहचाननी है हम लोग सीख गए, नंबरिंग करना भी सीख गए। जो पेरेंट चेन की लेंथ होगी उसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे उसके हिसाब से हम लोग वर्ड रूट डिसाइड करते हैं। अगर हमारे पास एक ही कार्बन है पेरेंट चेन में तो उसका नाम हो जाएगा मेथ, उसका वर्ड रूट हो जाएगा मेथ। दो है तो उसका नाम हो जाएगा ईथ। तीन कार्बन एटम अगर पेरेंट चेन में है तो उसका नाम हो जाएगा प्रोप। चार है तो नाम हो जाएगा ब्यूट। पांच कार्बन एटम्स अगर है पेरेंट चेन में तो वर्ड रूट हो जाएगा पेंट। अगर छह कार्बन एटम है पेरेंट चेन में तो उसका नाम हो जाएगा हेक्स। अगर सात है तो उसका नाम हो जाएगा हेप्ट। आठ है तो वर्ड रूट हो जाएगा ओक्ट। नौ है तो वर्ड रूट हो जाएगा नोन। 10 है तो वर्ड रूट हो जाएगा डेक। 11 है तो वर्ड रूट हो जाएगा अनडेक। अन का मतलब यूनिटी, एक ज्यादा 10 से। 12 का मतलब हो जाएगा डो डेक, दो ज्यादा 10 से। ऐसे ही 13, 14, 15 के लिए क्या नाम बनते हैं भाई? ट्राई डेक, टेट्रा डेक, पेंटा डेक, हेक्सा डेक। लेकिन 12 से ज्यादा लंबी चेन हमारे पास नहीं होती, मतलब हो सकती है लेकिन हमारे नोमेनक्लेचर में नहीं पूछी जाती। तो 12 तक अगर आप लोग याद रख सकते हो तो वो काफी है भाई। तो ये होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट खत्म। सफिक्स 1 देखते हैं। सफिक्स 1 क्या बताता था? हमारे IUPAC नेम के अंदर सफिक्स आता था वर्ड रूट के बाद। ये हमको बताता है भाई हाईएस्ट अनसैचुरेशन के बारे में और लोअर अनसैचुरेशन के बारे में, मतलब कितने तरह के मल्टीपल बॉन्ड हैं उसके बारे में बताता है। अगर हमारे मॉलिक्यूल में हाईएस्ट बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड ही है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो वहां पर जो सफिक्स 1 यूज होता है वो यूज होता है एन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं भाई, सिंगल बॉन्ड के लिए यूज होता है एन, डबल बॉन्ड के लिए यूज होता है इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज होता है आइन। ये हमारे पास होते हैं सफिक्स 1 फॉर द वेरियस बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या कर सकते हैं, इन सब के नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पहले मॉलिक्यूल में देखो, पेरेंट चेन पहचानने की तो दिक्कत हमें है ही नहीं, एक ही चेन है सभी मॉलिक्यूल के अंदर। यहाँ पर टोटल कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या होता है? पेंट होता है। पेंट हो गया वर्ड रूट। उसके बाद हमें लिखना है, वर्ड रूट के बाद हमें लिखना होता है सफिक्स 1। सफिक्स 1 इसके लिए क्या होगा? हाईएस्ट बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स इसका हो जाएगा एन, तो इसका नाम बन जाएगा पेंट एन। आगे देखो भाई, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल हमारे पास है, इसमें पेरेंट चेन तो यही है। नंबरिंग कहाँ से करें? जहां से लोवेस्ट सेट ऑफ लॉग एंड रूल पूरा हो जाए। राइट साइड से अगर नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के ऊपर आएगा। लेफ्ट साइड से अगर नंबरिंग करते तो तीसरे कार्बन पर आता, लोएस्ट नंबर हमें चाहिए, तो यही सही नंबरिंग इसकी हो जाएगी। 5 कार्बन एटम है, वर्ड रूट क्या हो गया? पेंट। अब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स 1 यूज होता है वो तो होता है इन, लेकिन क्योंकि ये पेंटीन बन जाएगा तो डबल बॉन्ड की पोजीशन हमें पता नहीं चलेगी। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए हम लोग इन लिखें उससे पहले हम लोग वो नंबर लिखेंगे जहां पर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। दूसरे नंबर पर प्रेजेंट है तो डैश लगा के 2 लिख देंगे। जहां पर भी हमें अल्फाबेट के आगे कोई नंबर लिखना होता है तो डैश आ जाता है। अगर नंबर के बाद हमें अल्फाबेट लिखना है तो फिर से एक डैश आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट डैश टू डैश इन। अब हम लोग जो प्राइमरी सफिक्स है, जो सफिक्स 1 है, वो इस मॉलिक्यूल के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट टू इन। आगे हम लोग देखते हैं भाई, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास है। यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, ये हमारे पास हो गया। आगे क्या करें भाई? वर्ड रूट बताओ इसका क्या होगा? इसका वर्ड रूट हो जाएगा पेंट
फर्स्ट कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, 1 हो गई पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स 1 होता है आइन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 आइन। दिस विल बी दी करेक्ट नेम। आगे देखो भाई, आगे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है। सबसे पहले इसमें नंबरिंग करो, यहां से नंबरिंग करेंगे तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट बन जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन एटम यहाँ पर हो गए। वर्ड रूट क्या होता है 9 कार्बन एटम्स के लिए, नोन होता है। उसके बाद में अब हमें क्या करना है भाई, इसके अंदर दो तरह के बॉन्ड हैं, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर आप लोग एक बात समझो भाई, हमें क्या करना होता है, लास्ट में जो हम लोग लिखेंगे इन या फिर आइन जो भी लिखेंगे वो हाईएस्ट बॉन्ड को लिखेंगे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को बाद में लिखेंगे और डबल बॉन्ड को हम लोग अभी पहले लिखेंगे। डबल बॉन्ड के लिए इन हमें लिखना है, कैसे लिखेंगे, नोन डैश 1 डैश इन। दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, पहले जो कार्बन एटम पेरेंट चेन में आ रहा है वो लिख के, मतलब 1 लिख के इन लिख दो। अब यहां पर एक और बात भाई, जब हमारे मॉलिक्यूल का नाम इन पे, एन पे और आइन पे खत्म ना हो रहा हो तब उसके आखिरी लेटर को हम लोग काट देते हैं, तो इन को पूरा नहीं लिखेंगे, इन को सिर्फ ई एन लिखेंगे, लास्ट में जो ई है इसको हम लोग हटा देंगे। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड फोर्थ कार्बन पे है तो इन के आगे डैश लगा के 4 आइन, आइन के ऊपर इसका नाम खत्म हो रहा है इसलिए आइन में ई हम लोग लगा देंगे। बस आप लोग ये ध्यान में रखो, लास्ट वाले डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के पहले जितने भी बॉन्ड्स वगैरह हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे भाई, इन का ई काट देंगे, लास्ट वाले ई का ई काट देंगे। एक और बात, जो प्रिंसिपल डबल बॉन्ड है, अब जैसे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जो था वो प्रिंसिपल डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड था, मतलब मेन था, उसको हम लोग लास्ट में लिख रहे हैं। अगर प्रिंसिपल डबल बॉन्ड रिपीट हो जाए तब उस तरीके के मॉलिक्यूल में क्या होगा, बहुत सिंपल है, मान लो इस तरीके का मॉलिक्यूल हमारे पास है, ठीक है भाई, इसका नाम कैसे लिखें, सबसे पहले मान लो नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, वर्ड रूट इसके लिए होता है पेंट। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड दो जगह पर प्रेजेंट है, 1 पर और 3 पर, तो हम लोग क्या करेंगे, डैश लगा के 1 कोमा 3, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है तो इसको लिख देंगे डाई इन, डाई इन। 3 होते तो ट्राई इन, 4 होते टेट्रा इन, 5 होते पेंटा इन, इस तरीके से हम लोग नाम इनके लिख सकते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड वगैरह दो बार भी आ जाए तब भी डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ये सब हम लोगों को पता है, ये हम लोग यूज कर सकते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में भी एज इट इज। ठीक है भाई, तो ये हम लोगों ने नाम लिखना सीख लिया। अभी तक हमने वर्ड रूट और सफिक्स 1 ही सीखे हैं और अभी से हमारे मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है भाई, हाँ जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं भाई नीट के कुछ, अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे आने लग गए हैं, अभी तो हमने नोमेनक्लेचर शुरू ही किया है। ये मॉलिक्यूल है, इसका नामकरण हमें करना है भाई। देखो, डबल बॉन्ड तो जरूर आना चाहिए पेरेंट चेन में, तो चेन शुरू तो होगी भाई यहीं से, ठीक है। आगे देखो भाई, यहाँ तक हम लोग आ गए, लेफ्ट साइड में जाएं या फिर राइट साइड में जाएं, अब हम लोग जाएंगे राइट साइड में। अब राइट साइड में जाएं या ऊपर जाएं, किसी भी तरफ चले जाओ एक ही बात है, ये बन गई हमारी पेरेंट चेन। अगर हम लोग लेफ्ट साइड में जाते तब भी इतने ही कार्बन एटम हमारे पास बनते, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट बहुत बड़ा बन जाता, उसको हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगी पेरेंट चेन और दो छोटे छोटे सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास आ जाएंगे, ये इथाइल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट होगा और ये एन प्रोपाइल ग्रुप जो है ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब नाम लिखते हैं भाई, ये हमारे पास है इथाइल ग्रुप और ये हमारे पास है प्रोपाइल ग्रुप। तो अब इसका नाम जो है लिखा जाएगा, लेकिन इस मॉलिक्यूल में मुश्किल बात यही होती है कि हम लोग आखिर पेरेंट चेन को कैसे पहचाने। तो इस मॉलिक्यूल में अभी के लिए पेरेंट चेन ही हम लोग पहचानेंगे। इन सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए प्रीफिक्स कैसे लिखा जाता है ये बाद में सीखेंगे, ठीक है भाई। अगर आप लोगों को ये पेरेंट चेन पता चल गई है ना, तो यहीं से भी आप लोग मैक्सिमम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर निकाल सकते हो, भले ही आपको प्रीफिक्स अभी पता भी ना हो। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को इतना ही करेंगे, इस तरीके से इसके अंदर पेरेंट चेन पहचानेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जहां तक अब तक के कॉन्सेप्ट का यूज होगा। देखो, ये एक और क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, इसके अंदर हमें क्या करना है भाई, IUPAC नेम लिखना है इस मॉलिक्यूल का। हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मॉलिक्यूल है इसका।
नाम हमें लिखना है। IUPAC नेम इसका क्या होगा? नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ से जब हम लोग लोएस्ट लोकेंट देखेंगे तो 1 और 3 बनेगा, 13 बनेगा। दूसरी तरफ से नंबरिंग करते तो कितना बनता? 1 2 3 4, 24 बनता। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल इसी नंबरिंग के हिसाब से हमारा बनने वाला है। सबसे पहले इसमें हो जाएगा वर्ड रूट, क्या है? पेंट। उसके बाद में डबल बॉन्ड लिखेंगे। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 3 पर है, पेंट 3 इन। उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है? 1 पर है, 1 आइन। ये हो जाएगा इसका करेक्ट नाम। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। ये है नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 का। इस तरीके के सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर। एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई, प्रीवियस ईयर यहाँ पर 2002 का एक क्वेश्चन है। ये मॉलिक्यूल हमें दे रखा है। सबसे पहला काम, पेरेंट चेन तो इसमें एक ही है, नंबरिंग करो। नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? नंबरिंग इसमें शुरू होगी ट्रिपल बॉन्ड से, और आंसर हमारा हो जाएगा वहां पर गलत, क्योंकि यहाँ पर ये रूल आप लोग लिखेंगे कि नंबरिंग करते वक्त डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। नंबरिंग जब हम लोग करते हैं तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। तो क्योंकि यहाँ पर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट तो बराबर ही बनेगा, चाहे आप लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू करो चाहे राइट साइड से नंबरिंग शुरू करो। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे भाई? इन को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, छोटा नंबर देंगे। रीजन क्या है? रीजन सीधा सा है, हमारे पास एक है इन, एक है आइन। अल्फाबेट्स के हिसाब से इन पहले आता है, तो नंबरिंग करते हुए हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से काम नहीं चल रहा है। वाई बाद में आता है, ई पहले आता है। तो नंबरिंग स्टार्ट होगी एल्कीन की तरफ से, 1 2 3 4 5 6, ये होगी इसकी करेक्ट नंबरिंग। अब हमारे हिसाब से इसका IUPAC नेम क्या बन रहा है भाई? देखो हमारे हिसाब से बन रहा है X1 इन 5 आइन, ये नाम बन रहा है। लेकिन ऑप्शंस के अंदर ये नाम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? 1 हेक्जीन 5 आइन, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने नंबर को पहले लिख दिया है। ऐसा भी काफी बार कर दिया जाता है। जनरली ऐसा तभी होता है जब एक ही फंक्शनल ग्रुप या फिर एक ही अनसैचुरेशन यहाँ पर प्रेजेंट हो। लेकिन ऑप्शन के अंदर क्योंकि हमारा ये वाला एग्जैक्ट नाम तो दिया नहीं हुआ, तो यहाँ पर छोटी सी मॉडिफिकेशन हमें करनी पड़ेगी, ये नंबर पहले लिखना पड़ेगा। तो 1 हेक्जीन 5 आइन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस IUPAC नेम। ये है भाई इसका असली IUPAC नेम। ये जरूर से ध्यान रखना भाई, नंबरिंग करते हुए सबसे पहला रूल होता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। इससे पिछला क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया था वो ये था, इसमें नंबरिंग हमने ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से स्टार्ट की थी। रीजन क्या है भाई? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। अगर हम लोग दूसरी तरफ से नंबरिंग इसकी स्टार्ट करते तो देखो 1 2 3 4 5, इसका लोकेंट क्या बनता? 2 4 बनता। और रेड वाली नंबरिंग के हिसाब से लोकेंट क्या बना है? 1 3 बना है। तो इसलिए रेड वाली नंबरिंग सही है, ग्रीन वाली यहाँ पर गलत है। यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग अल्फाबेट्स को प्रायोरिटी नहीं देते, डबल ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देते, वो रूल सेकंड नंबर पे था। नंबरिंग करने के लिए पहला रूल जो था वो था लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, वो हमें देखना है। यहाँ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के हिसाब से रेड वाली नंबरिंग करेक्ट थी, यही हमने की। इस मॉलिक्यूल में क्या हुआ? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल हमारा फेल हो गया। दोनों तरफ से लोएस्ट सेट क्या बनेगा? 1 5 ही बनेगा। रेड वाली नंबरिंग कर लो या फिर राइट साइड से नंबरिंग करके देख लो, यही बनेगा। तो जब हमारा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं भाई? अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। इन में ई पहले आता है, आइन में वाई बाद में आता है, इसलिए इन के हिसाब से हमने इसकी नंबरिंग की है। यहाँ पर ये मत सोचने लग जाना कि सिंगल बॉन्ड भी तो है, एन भी तो है, एन में तो ए सबसे पहले आता है, वो हमारा मुद्दा नहीं है। अनसैचुरेशन हमें बतानी है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बोला जाता है अनसैचुरेशन, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट नेम। और देखता हूँ भाई मैं इस तरह के क्वेश्चंस कुछ हैं क्या? जी नहीं, और क्वेश्चंस नहीं है भाई इस टॉपिक से। तो आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं सफिक्स 2। वर्ड रूट और सफिक्स 1 से इतने ही क्वेश्चन हमारे पास बन रहे थे, ये सारे हमने ट्राई कर लिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं सफिक्स 2। हमें पता है भाई सफिक्स 2 कहाँ आता है? प्राइमरी सफिक्स के बाद में आता है।
और ये बताता किस बारे में है, ये हमें बताता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में। जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उनमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, प्रिंसिपल मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, उसके बारे में हमें बताता है सेकेंडरी सफिक्स। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल उनका प्रायोरिटी ऑर्डर भी लिख रखा है, क्योंकि हमने क्या बोला है भाई, सिर्फ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा सेकेंडरी सफिक्स। इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल में होंगे उन सबको हम लोग पटक देंगे प्रीफिक्स के अंदर, तो वो सारे प्रीफिक्स में ही आने वाले हैं। अब हम लोग कैसे डिसाइड करें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल है और कौन सा प्रीफिक्स के अंदर फेंकने लायक है, तो वो डिसाइड होता है प्रायोरिटी से। बहुत से फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखे हुए हैं, यही है इनका प्रायोरिटी ऑर्डर, आप लोग ये लिख लो। सबसे पहले होता है हमारे पास SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसी को ऑक्सीडेन भी बोल देते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑक्सीडेन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम आता है, हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है ना एनसीईआरटी में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जहां पर इस फंक्शनल ग्रुप का यूज किया गया हो, लेकिन टॉप प्रायोरिटी पे है इसलिए सबसे पहले लिख रखा है। सेकंड प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसके बाद होती है एस्टर की, उसके बाद होती है एसिड क्लोराइड की, उसके बाद होती है एसिड अमाइड की, या फिर इसको एसिड अमाइड की बजाय सीधा अमाइड भी बोल देते हैं। उसके बाद होती है नाइट्राइल ग्रुप की, नाइट्राइल को हम लोग साइनाइड भी बोल सकते हैं। उसके बाद होती है एल्डिहाइड ग्रुप की, CHO ग्रुप की। उसके बाद प्रायोरिटी होती है कीटोन ग्रुप की, उसके बाद प्रायोरिटी होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, फिर अमीन ग्रुप की, और उसके बाद फिर प्रायोरिटी कैसे होती है, पहले डबल की फिर ट्रिपल की। इस तरीके से हमारे पास प्रायोरिटी होती है। हालांकि एक बात ध्यान से समझो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड सफिक्स 2 में नहीं होते, सफिक्स 1 में ही होते हैं, तो ये हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब इन सफिक्स के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, इन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज क्या करेंगे। जैसे सफिक्स 1 हमने सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या क्या देखा था, एन इन और आइन देखा था, वैसे इन फंक्शनल ग्रुप के लिए भी हम लोग क्या करते हैं भाई, सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। हमारे नाम के बाद में कुछ लेटर कुछ वर्ड हम लोग लिख देंगे जिससे पता चल जाए कि कौन सा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल SO3 के लिए सल्फर ट्राइऑक्साइड भी लिखते हैं, ऑक्सीडेन भी लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स हम लोग यूज करते हैं वो होता है ओइक एसिड। हमारे प्राइमरी सफिक्स के बाद में हम लोग ओइक एसिड ऐड कर देंगे और हमारा ये बन जाएगा सेकेंडरी सफिक्स एसिड के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है भाई एस्टर, C डबल बॉन्ड OR। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो होता है OATE। डिफरेंट एग्जांपल्स हमारे पास आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनको यूज करना है। उसके बाद में है हमारे पास COCl एसिड क्लोराइड। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो होता है ओएल क्लोराइड। बेसिकली प्राइमरी सफिक्स के बाद में ओएल क्लोराइड लिख देंगे अगर ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। आगे है हमारे पास अमीन फंक्शनल ग्रुप। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो अमीन ही यूज होता है। बेसिकली हमारे पास मान लो पेंटेन के आगे लगा हुआ है NH2, तो उसे क्या बोल देंगे, पेंटेन अमीन, बस ऐसे। CONH2 अमाइड ग्रुप अगर है तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स अमाइड ही यूज होता है, अमाइड। ये हो गया इसका सेकेंडरी सफिक्स। OH के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है ओल, क्योंकि ओल निकला है एल्कोहल से, एल्कोहल होता है OH फंक्शनल ग्रुप वाला, और इसका सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा ओल। CHO जहां पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है वहां पर सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है अल, AL। जहां पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन बेसिकली चेन के बीच में ही आ सकता है, टर्मिनल पर नहीं आ सकता। बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो रिंग के कॉर्नर पे आएंगे, किसी एक कार्बन आइटम से जुड़े हुए होंगे, लेकिन कीटोन कैसा फंक्शनल ग्रुप है जो चेन के 2 कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पर दोनों साइड मैंने एक एक डैश लगा रखा है। कीटोन के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो होता है ओन। साइनाइड के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो होता है नाइट्राइल। तो अगर इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन रहा है तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे
ऑक्सीडेन, ओइक एसिड, ओएट, ऑयल क्लोराइड, अमीन, अमाइड, ओल, अल, ओन, नाइट्राइल, ये हो जाएंगे सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास सफिक्स 2। अब एक ही चीज है जो बची है हमारे आईयूपीएसी नेम में, वो है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? देखो, हमने बताया कि वर्ड रूट हमें बता देगा लेंथ ऑफ चेन के बारे में, सफिक्स 1 हमें बता देगा सैचुरेशन के बारे में, कहाँ डबल बॉन्ड है कहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, और सफिक्स 2 हमें बता देगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के बारे में, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब मॉलिक्यूल में क्या चीजें रह गई इन तीन चीजों के अलावा? ब्रांचेज रह गई और ऐसे फंक्शनल ग्रुप रह गए जो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से अलग हैं। इन दोनों के बारे में कौन बताएगा? प्रीफिक्स बताएगा। तो प्रीफिक्स किस किस चीज के बारे में बताता है? सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। सब्स्टिट्यूएंट्स को आप लोग ब्रांचेज भी बोल सकते हो। प्लस ये किस चीज के बारे में बताएगा? वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। बस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में ये नहीं बताता है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पर मैं एक लाइन लगा देता हूं ऐसे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बचे वो, और जितने भी सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांचेज हमारे पास पेरेंट चेन के ऊपर लगी हुई हैं वो, इन सब के बारे में कौन बताएगा? प्रीफिक्स बताएगा। तो ये है भाई प्रीफिक्स। अब यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है भाई, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट जो होते थे, एल्काइल ग्रुप जो होते थे, उनके लिए क्या प्रीफिक्स होते थे, ये हम लोग कल के लेक्चर में कर चुके हैं। सिंपल सी चीज क्या थी भाई, मीथेन अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ हो किसी सब्स्टिट्यूएंट में तो उसको मिथाइल बोल देंगे, इथेन को इथाइल बोल देंगे, प्रोपेन से प्रोपाइल बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। तो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स को कैसे डिनोट किया जाता है वो तो हमने सीख लिया है कल के ही लेक्चर में। वेरियस एल्काइल ग्रुप्स हमने कल ही बता दिए थे। सिंपल सा है, अगर दो कार्बन एटम की चेन ब्रांच में लगी हुई है तो दो कार्बन एटम को हम लोग ईथ बोलते हैं, जब वो ब्रांच में लगी होगी तो उसको इथाइल बोल देंगे। वाई एल लगाना है, बस वाई एल ही हमें लगाना है। अब आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है और वो प्रिंसिपल नहीं है, वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगा हुआ है, तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमें पता है भाई, ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से, तब तो इनके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल ना हो, सेकेंडरी बन जाए, तो वहां पर इन्हें प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा। तो प्रीफिक्स क्या यूज किया जाए इन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए? तो इन फंक्शनल ग्रुप्स के प्रीफिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले हेलोजन ग्रुप्स जो होते हैं और नाइट्रो ग्रुप जो होता है, इसको हमेशा प्रीफिक्स के अंदर ही लिखा जाता है, सफिक्स में नहीं लिखा जाता। ये दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं, नाइट्रो हो गए और हेलोजन्स हो गए, जिन्हें हमेशा हम लोग प्रीफिक्स के अंदर लिखेंगे। क्लोरीन के लिए प्रीफिक्स बन जाएगा क्लोरो। क्लोरीन के लिए प्रीफिक्स बन जाएगा क्लोरो। OH ग्रुप, अगर हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं ओल, और अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ना हो तो इसके लिए प्रीफिक्स लिखा जाता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड ग्रुप अगर हमारा प्रिंसिपल नहीं है तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज लिखा जाता है फॉर्माइल या फिर ओक्सो। अगर कीटोन हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसके लिए प्रीफिक्स लिखा जाता है ओक्सो। अगर नाइट्राइल ग्रुप CN ग्रुप हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसके लिए प्रीफिक्स लिखा जाता है सायनो। अगर OR ग्रुप एल्कोक्सी ग्रुप हमारे लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसके लिए जो लिखा जाता है प्रीफिक्स वो होता है एल्कोक्सी। एल्कोक्सी का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल OR की जगह अगर OCH3 है तो उसको मिथोक्सी बोल देंगे, अगर OCH2CH3 है तो उसको इथोक्सी बोल देंगे, तो OR अगर है तो उसको एल्कोक्सी बोल देंगे, ओक्सी लगा देंगे, कोक्सी लगा देंगे बेसिकली बाद में, KOXY। आगे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो तब तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, और वो क्या होगा? ओइक एसिड यूज होगा। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसके लिए क्या यूज होगा? प्रीफिक्स यूज होगा। और वो प्रीफिक्स क्या होगा?
कार्बोक्सी ये हो जाएगा इसके लिए प्रीफिक्स। उसके अलावा देखो भाई, ब्रोमीन अगर हमारे पास प्रीफिक्स में है, सब्स्टिट्यूएंट में है, तो इसके लिए ब्रोमो यूज होता है। आयोडीन के लिए आयोडो यूज होता है। अब अगर हमारे पास COR, C डबल बॉन्ड OR ये आ जाए सब्स्टिट्यूएंट में, फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये हमारी पेरेंट चेन के साथ में लगा हुआ हो, तो इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? देखो भाई, जब COOH होता था तो वहां पर कार्बोक्सी यूज होता था। यहां पर क्या यूज होता है? यहां पर यूज होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। इसके लिए यूज होता है, मैं इसको मिटा देता हूं भाई, इसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। बेसिकली ये कैसे बना है? ये ऐसे बना है, ये हमारे पास एल्कोक्सी ग्रुप हो गया और ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप हो गया। दोनों के मिलने से, क्योंकि एस्टर हमारे पास बनता है, CO2R हमारे पास बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये इसके लिए प्रीफिक्स यूज हो जाएगा अगर एस्टर हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर एस्टर ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता था तब तो उसकी जगह क्या यूज होता था? सेकेंडरी सफिक्स यूज होता था, और वो क्या होता था? OATE ये होता था। आगे हमारे पास है भाई एसिड क्लोराइड COX। अगर ये हमारे पास है तब इसके लिए क्या यूज किया जाए? प्रीफिक्स। तो इसके लिए जो यूज होता है भाई, देखो COOR को हम लोग क्या बोल रहे थे? एल्कोक्सी कार्बोनिल। इसको क्या बोल देंगे? एलो कार्बोनिल। इसको बोल दिया जाएगा एलो कार्बोनिल। हेलो रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन को। फॉर एग्जांपल COCl अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह हमें देखना है तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? क्लोरोकार्बोनिल। अगर COBr हमारे पास होता तो क्या लिख देते? ब्रोमोकार्बोनिल। इस तरीके से इनको प्रीफिक्स में हम लोग यूज कर देते। अमीन है भाई आगे हमारे पास। अमीन जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता था तब इसको सेकेंडरी सफिक्स में लिखते थे और इसका सफिक्स होता था अमीन। अगर ये प्रीफिक्स में आ जाए, अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ना हो तब ये प्रीफिक्स में आएगा और इसका नाम क्या बन जाएगा भाई? अमाइनो। ये प्रीफिक्स यूज होता है NH2 के लिए। ठीक है भाई, आगे हमारे पास है अमाइड फंक्शनल ग्रुप। अगर अमाइड फंक्शनल ग्रुप हमारे पास प्रीफिक्स में आ जाए तब इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोला जाता है कार्बामोइल। कार्बामोइल ये इसका प्रीफिक्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है, कार्बामोइल। और नाइट्रो ग्रुप के लिए प्रीफिक्स क्या यूज होता है? नाइट्रो ही यूज होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखो, जितने भी हैलोजन हमारे पास होते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक नाइट्रो ग्रुप, इन सभी को हमेशा प्रीफिक्स में ही यूज किया जाता है, इनको कभी भी सफिक्स में यूज नहीं किया जाता। ठीक है भाई, आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे नाम देखते होंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं करना है। जब IUPAC नाम आप लोग लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल CH3Br हमारे पास है, तो ब्रोमीन को कभी भी आप लोग सफिक्स में नहीं लिखेंगे, ब्रोमीन लास्ट में नहीं आएगा कभी भी। हो सकता है आप लोग जोश जोश में इसको मिथाइल ब्रोमाइड बोल दो, दिस विल बी ए रॉन्ग IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम होगा ब्रोमोमिथेन, क्योंकि हेलोजेंस को हमेशा प्रीफिक्स में लिखा जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोमिथेन, ना कि मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है भाई, सेम केस यहाँ पर भी है। मान लो बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लगा दिया जाए तो इसको आप लोग बेंजाइल ब्रोमाइड नहीं बोलोगे, बेंजीन ब्रोमाइड नहीं बोलोगे, इसको आप लोग क्या बोलोगे? ब्रोमोबेंजीन। हमेशा हेलोजेंस को प्रीफिक्स में रखना होता है IUPAC के हिसाब से। तो भाई ये है हमारे पास प्रीफिक्स। अब IUPAC नेम से रिलेटेड सारी चीजें हमने कर ली हैं भाई। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी, क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया है, अब भर भर के क्वेश्चन हमें करने हैं भाई। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला मॉलिक्यूल देखो, डबल बॉन्ड है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहीं से चेन स्टार्ट होगी और धीरे धीरे जाएगी यहाँ तक। अब यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान से समझो भाई, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो OH को कैसे कंसीडर करेंगे? एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर करेंगे। ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सेकेंडरी है। इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पर अगर आप लोग नंबरिंग करते हो 1 2 3 4, यही करेक्ट नंबरिंग होगी। चौथे नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, प्रीफिक्स सबसे पहले क्या आ जाएगा?
4 हाइड्रोक्सी, नाम का पहला अल्फाबेट बड़ा होता है, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूट हो जाएगा इसका वर्ड रूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स इसमें क्या आएगा, डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है, 2 पर, ब्यूट 2 इन। उसके बाद क्या है भाई, इन का ई हमने काट दिया क्योंकि इसके अंदर सेकेंडरी सफिक्स भी लिखना है। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी हमें यहाँ पर बताना है, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो यहाँ पर आप लोग चाहो तो 2 इन 1 ओइक एसिड लिख दो, या फिर इनओइक एसिड लिख दो। जब फर्स्ट पोजीशन पर ही ग्रुप होता है तो 1 जो पोजीशन होती है वो ऑब्वियस होती है, अगर आप उसको मेंशन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई ओइक एसिड जरूर 1 पे ही होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट पोजीशन पर ही होगा। तो 1 एक ऐसी पोजीशन होती है चेन में जो कि ऑब्वियस होती है। अगर आपने कोई भी नंबर नहीं लिखा, पोजीशन नहीं बताई, चाहे डबल बॉन्ड की, चाहे प्रीफिक्स की, किसी सब्स्टिट्यूएंट की, या फिर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की, अगर आप नंबरिंग नहीं बताते हो तो बाय डिफॉल्ट वो नंबरिंग 1 कंसीडर करी जाएगी। तो ये दोनों ही नाम इसके सही होंगे भाई, हम लोग डिटेल में लिख रहे हैं इसलिए मैं दोनों लिखवा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो भाई, ये एक मॉलिक्यूल हमारे पास है, नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, तो ये बन गई प्रिंसिपल चेन हमारे पास। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है भाई, देखो यहाँ पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, तो इसके लिए हमें प्रीफिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट इसके अंदर है ही नहीं। आप लोगों को ये दिखे कि सर ये 2 हाइड्रोजन थोड़े से ऊपर की तरफ लगे हुए हैं, क्या ये सब्स्टिट्यूएंट है, इनको सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानना है। हाइड्रोजन का कोई डिस्क्रिप्शन हम लोग नहीं देते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, ऑब्वियस होता है कार्बन की जितनी भी वैलेंसी पूरी करनी है वो सारी हाइड्रोजन के साथ पूरी होगी, ठीक है भाई। तो हाइड्रोजन का कोई मेंशन करना जरूरी नहीं होता आईयूपीएसी नेम में। नाम लिखते हैं भाई, देखो कितने कार्बन हो गए इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। तो वर्ड रूट इसका हो गया हेक्स, पहला अल्फाबेट कैपिटल हेक्स। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, अनसैचुरेशन इसके अंदर बिल्कुल है, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इसकी अनसैचुरेशन हो जाएगी हेक्स 1 3। उसके बाद कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स होता था ओन, ओ एन ई, ये 1 नहीं होता, ये ओन होता है, ठीक है। चौथे नंबर पर कीटोन है तो इसको लिख देंगे 4 ओन, और इन का आखिरी ई हम लोग कर देंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा इसका सही नाम, हेक्स 1 इन 4 ओन, ये हो जाएगा सही नाम। और देखते हैं भाई, एस्टर हमारे पास आ गया, एस्टर का नाम लिखना शुरू करते हैं भाई। देखो एस्टर फंक्शनल ग्रुप बेसिकली कुछ इस तरीके का होता है, कार्बोनिल के साथ में एक ऑक्सीजन और फिर दोनों तरफ लगे हुए होते हैं एल्काइल ग्रुप्स। तो यहाँ पर इनका नाम आप लोग कैसे लिखोगे, देखो एस्टर का नाम लिखना थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ में, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ में जो भी ग्रुप लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर भी इथाइल है, तो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ में जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होता है उसे हम लोग हमेशा एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर करते हैं, एक तरीके से उसको प्रीफिक्स के अंदर मेंशन करते हैं। तो प्रीफिक्स के अंदर इसको मेंशन करेंगे तो यहाँ पर प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, इथाइल। उसके बाद क्या करते हैं भाई, बाकी का जो हमारे पास बचता है मॉलिक्यूल, मतलब कार्बोनिल का कार्बन एटम और जितना भी कार्बोनिल के साथ में ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं एक पेरेंट चेन की तरह, तो ये हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी। इन पेरेंट चेन का नाम वैसे ही लिखेंगे, सिंपली हमारे पास कैसे लिखते थे भाई, वर्ड रूट प्लस फर्स्ट सफिक्स प्लस सेकंड सफिक्स, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिथाइल। अब यहाँ प्रिंसिपल चेन में बन रहे हैं 2 कार्बन, 1 2, तो वर्ड रूट यहाँ पर हो जाएगा इथ, सिंगल बॉन्ड ही है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है चेन के अंदर, तो एन। अब यहां पर ध्यान से देखो, एस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास होता था O8, तो इथेनोएट, OATE, ये हो जाएगा इसका सही नाम, मिथाइल इथेनोएट, ये हो जाएगा इसका सही नाम। आगे देखते हैं भाई, इस एस्टर के अंदर ऑक्सीजन के साथ में जो ग्रुप लगा है उसको हम लोग एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिख रहे हैं,
प्रीफिक्स में लिख रहे हैं, प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, इथाइल, ये बन गया इसका सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद पेरेंट चेन पे चलो 1 2, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए वर्ड रूट हो गया इथ, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एन, एन का ई हमने यहाँ से मिटा दिया और सीधा क्या लगा दिया, सेकेंडरी सफिक्स लगा दिया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए, इथाइल इथेनोएट, ये हो जाएगा इसका नाम। थर्ड वाला एस्टर देखो भाई, इसके लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ में जो ग्रुप लगा हुआ है उसको लिखेंगे प्रीफिक्स में, क्या हो जाएगा प्रीफिक्स इसके लिए, इथाइल, ये हो गया। अब पेरेंट चेन की तरफ चलो 1 2 3 4, वर्ड रूट इसके लिए होता है ब्यूट। अब यहाँ पर दूसरे कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर एक बात और ध्यान से समझो, नंबरिंग कार्बोनिल से डायरेक्टली शुरू कर देना, क्योंकि एस्टर जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो पहले नंबर पर ही प्रेजेंट है, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट यही से बनने वाला है, इथाइल ब्यूट 2 इन, इन का ई हमने कर दिया कैंसिल, और क्या लिखेंगे भाई, इन O8, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल ब्यूट 2 इनोएट, ये हो जाएगा एस्टर का नोमेनक्लेचर। इस तरीके से एस्टर के मॉलिक्यूल्स का हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। बाकी के फंक्शनल ग्रुप बहुत सिंपल सिंपल से होते हैं, एल्डिहाइड में अल लगाना है, कीटोन में ओन लगाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लगाना है, लेकिन एस्टर हो गया, अमाइड हो गया, अमीन हो गया, इनके नाम थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इसलिए इनको मैं थोड़ा सा डिटेल में करवा रहा हूँ। एस्टर का नोमेनक्लेचर ऐसे होता है। हाँ जी, साइनाइड्स का नोमेनक्लेचर देखो भाई, साइनाइड बोल लो, नाइट्राइल बोल लो, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिंपल सा प्राइमरी चेन सिलेक्ट करो, नाइट्राइल ग्रुप यहाँ पर है, नाइट्राइल का कार्बन भी यहाँ पर काउंट करना होता है प्राइमरी चेन में, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, 2 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट क्या बन गया, CTH। चेन के अंदर, चेन प्राइमरी चेन जो है वो क्या है भाई, ऐसी है, यही है प्राइमरी चेन में, जो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है वो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, पेरेंट चेन बस कार्बन एटम वाली होती है ये, तो ये ट्रिपल बॉन्ड आपको चेन में कंसीडर नहीं करना है, कहीं यहाँ पर इसका नाम इथाइन लिख दो, है ना, तो ये इथेन ही बना, इथेन। अब यहाँ पर जो साइनाइड ग्रुप होता है, CN जो ग्रुप होता है, उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखना होता है, नाइट्राइल, यही था इसका सफिक्स, तो इथेन नाइट्राइल हो जाएगा इसका IUPAC नेम। नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप के अंदर इथेन के ई को कैंसिल नहीं करते, ये ई एज इट इज रहता है, इथेन नाइट्राइल हो जाएगा इसका नाम। आगे देखो भाई, ये बन जाएगी पेरेंट चेन इस मॉलिक्यूल में, नंबरिंग करो, नाइट्राइल से नंबरिंग शुरू 1 2 3 4, क्या नाम बना भाई इसका, ब्यूट, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है 2 इन, इन को पूरा लिखेंगे और साइनाइड के लिए लास्ट में लिख देंगे नाइट्राइल, ब्यूट 2 इन नाइट्राइल, ये हो जाएगा इसका नाम। इसी तरीके से इसका नाम लिखते हैं, नाइट्राइल ग्रुप के लिए सीधा नाइट्राइल लिख देते हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये था भाई साइनाइड ग्रुप का नोमेनक्लेचर। आगे हमारे पास है भाई, हाँ जी, अमाइड हमारे पास आ गए भाई, अमाइड्स का नाम कैसे यूज करें, अमाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स तो क्या यूज होता था, अमाइड ही यूज होता था, तो यहाँ पर कैसे हम लोग नाम लिखें, देखो भाई बहुत सिंपल है, नोमेनक्लेचर तो बहुत सिंपल है, पेरेंट चेन पहचानो, नंबरिंग करो 1 2, क्या नाम इसका हो जाएगा, इथेन अमाइड, ई को कर देंगे कैंसिल, इसके अंदर ई कैंसिल करना होता है, तो इसका नाम क्या बन गया, इथेनामाइड, इसका नाम बन गया, इथेनामाइड होता है इसका नाम। आगे बढ़ते हैं भाई, अगर हमारे नाइट्रोजन के ऊपर, जो अमीन का नाइट्रोजन है अमाइड में, अमाइड में NH2 का जो नाइट्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन की बजाय क्या हो, एक मिथाइल के साथ में कनेक्ट हो जाए, और 2 मिथाइल के साथ में कनेक्ट हो जाए, और एक मिथाइल और एक इथाइल के साथ में कनेक्ट हो जाए, तब हम लोग कैसे मेंशन करेंगे नाम के अंदर, तो देखो भाई, हम लोग जैसे एस्टर ग्रुप के अंदर करते थे, क्या करते थे, इस ऑक्सीजन के साथ में जो भी ग्रुप होता था उसको एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर करते थे, उसको प्रीफिक्स के अंदर पटक देते थे, यहाँ पर भी वही करेंगे, बस फर्क क्या होगा, आप लोग क्या लिखोगे, एन डैश, इसका क्या मतलब हो जाएगा, जो नाइट्रोजन एटम है उसके साथ में कुछ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है भाई, मिथाइल लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एन मिथाइल,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन एटम है अमाइड का, उसके साथ में एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। बाकी का काम सेम ही रहेगा। क्या, पेरेंट चेन पहचानो, पेरेंट चेन हो गई ये। क्या वर्ड रूट बनेगा इसके लिए, ईथ। सारे सिंगल बॉन्ड ही हैं चेन में, तो एन, और क्योंकि अमाइड फंक्शनल ग्रुप है तो अमाइड, इथेन अमाइड में ई को कर देंगे कैंसिल, और हमारा नाम बन जाएगा एन मिथाइल इथेनामाइड, ये हमारा नाम बन जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, अगर हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर दोनों मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तब क्या होगा, तब कैसे नाम लिखते हैं, तब ऐसे नाम लिखते हैं, एन कोमा एन डैश डाई मिथाइल। मतलब नाइट्रोजन तो एक ही है, लेकिन दो नाइट्रोजन मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट लिखे हुए हैं। अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिथाइल थे तो मैंने उनको क्या लिख दिया, डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल मैंने लिख दिया। ये हो गए भाई सब्स्टिट्यूएंट हमने बता दिए, आगे का काम सेम है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, पेरेंट चेन देखो, पेरेंट चेन दो कार्बन एटम्स की है तो इथेन हो जाएगा इसका वर्ड रूट, और सेकेंडरी सफिक्स जो होता है अमाइड के लिए वो होता है अमाइड, तो ये हो जाएगा इसका पूरा नाम, एन एन डाईमिथाइल इथेनामाइड। इसके अलावा एक और तरीके का अमाइड हो सकता है, क्या हो, दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाएं तो उसका नाम क्या लिखेंगे, देखो भाई उसका नाम भी बहुत सिंपल है। उसका नाम ऐसे लिख सकते हैं, एन एन मिथाइल लिखना पड़ेगा, और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के लिए एन इथाइल लिखना पड़ेगा। मैं एन इथाइल पहले लिखूं या फिर एन मिथाइल पहले लिखूं, कैसे डिसाइड किया जाएगा भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो एन इथाइल पहले लिखना पड़ेगा, एन इथाइल एन मिथाइल, उसके बाद में सारा काम सेम है, पेरेंट चेन पहचानो, नंबरिंग करो और नाम लिख दो। वर्ड रूट हो जाएगा ईथ, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन, और सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा अमाइड। ये बन जाएगा इसका IUPAC नेम, एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामाइड, दिस विल बी द करेक्ट नेम। तो अमाइड्स का जो नेम होता है वो ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके से हम लोग अमाइड का नोमेनक्लेचर जो है करते हैं। ठीक है भाई, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, एक और तरीके का नाम हम लोग लिख देते हैं। क्या हो अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो जाए, जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तब तो हम लोग क्या करते हैं भाई, एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को रख लेते हैं सेकेंडरी सफिक्स में, बाकी सबको पटक देते हैं प्रीफिक्स के अंदर। लेकिन क्या हो अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही बार बार रिपीट हो जाए, क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके के क्वेश्चन ना स्टूडेंट्स के माइंड में अक्सर आते हैं कि सर हम अगर नाम के अंदर ये चेंज कर दें तो क्या होगा, अगर ये चेंज कर दें तो क्या होगा। देखो भाई कंफ्यूजन होगी, ठीक है, और ये जो कंफ्यूजन है ना ये आप अकेले को नहीं होती, IUPAC की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद कंफ्यूज रहती है कई बार। फॉर एग्जांपल ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसके IUPAC ने दो नेम बताए हैं। क्या हुआ भाई, सबसे पहले उन्होंने कुछ इस तरीके से नाम इसका लिखा, 1 2 3 4 5, इस तरीके से नंबरिंग कर दी। तो उन्होंने क्या किया, इन दो कार्बोक्सिलिक एसिड को तो उन्होंने क्या किया, चेन में ले लिया, और दूसरे को कहाँ पटक दिया, सब्स्टिट्यूएंट में। तो उन्होंने इसका नाम क्या लिखा भाई, उन्होंने इसका नाम लिखा कुछ इस तरह से, 3, इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमें प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, तो 3 कार्बोक्सी। आगे देखो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए हैं 1 पर और 5 पर, तो क्या हो जाएगा, पेंट, इसका हो गया वर्ड रूट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही है तो एन हो जाएगा इसका प्राइमरी सफिक्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है पहले कार्बन पर और 5वें कार्बन पर, तो 1,5 डाइओइक एसिड। ये नाम इसका लिख दिया भाई IUPAC की ऑर्गेनाइजेशन ने। ये नाम इसका रखा गया था 1979 के अंदर। अब क्या हुआ भाई, 15-20 सालों के बाद IUPAC ने कहा कि नहीं, मजा नहीं आ रहा है इस नाम में, इसको बदल देते हैं। तो उन्होंने सेम मॉलिक्यूल का नाम कैसे रखा, देखो उन्होंने इस तरीके से नाम इसका रख दिया। उन्होंने क्या किया, पेरेंट चेन मान लिया इसको, बस कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड उन्होंने लिया ही नहीं पेरेंट चेन में, और 1 2 3 ये नंबरिंग कर दी, और क्या नाम इसका लिख दिया, 3 कार्बन एटम है
प्रोप, उसके बाद उन्होंने क्या लिखा 1 2 3 कोमा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब पहले दूसरे तीसरे कार्बन पर तीनों पर एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आपको IUPAC नेमिंग में कंफ्यूजन हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, IUPAC खुद भी कई बार ऐसे काम कर देता है। ये बेसिकली उन्होंने सजेस्ट किया था 1993 के अंदर, ठीक है भाई। आपसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जाएगा, बस आपको पता जरूर होना चाहिए कि जब सेम फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो जाता है तब उसके लिए हम लोग क्या सॉल्यूशन करते हैं। इस तरीके से अलग अलग सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब आप लोग एक बात ध्यान से समझो भाई, IUPAC नोमेनक्लेचर को मैं और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करवा सकता हूँ, और भी काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट हैं जो कि आते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर, लेकिन क्योंकि आप लोग क्लास 11th 12th के सिलेबस के बेस पे ये सब चीजें पढ़ रहे हो, NCERT के बेसिस पे पढ़ रहे हो, तो इतना आपके लिए काफी है, ठीक है भाई, इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नीट जेई और सबके लेवल में यहाँ से ऊपर नहीं पूछा जाएगा, इतना भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी बहुत ज्यादा ही करवा दिया है मैंने। अभी जब मैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा ढेर सारे, तब आप लोग खुद समझ जाओगे कि मैंने कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा करवा दिया है। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं जहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा हो। तो यहाँ पर मान लो हमारे पास है ये मॉलिक्यूल CH, डबल बॉन्ड CH, OOH, COOH, इसका नाम क्या होगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो गया, तो सिंपली हम लोग नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, वर्ड रूट बन जाएगा ब्यूट, दूसरे पे इन है तो प्राइमरी सफिक्स बन जाएगा 2 इन, उसके बाद में क्या होगा भाई, ब्यूट 2 इन 1 4 डाई, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ओइक एसिड, तो ये बन जाएगा इसका नाम, ब्यूट 2 इन 1 4 डाई ओइक एसिड, ये हो जाएगा सिंपली इसका नाम, ठीक है भाई। इस तरीके से अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा हो तो डाई ओइक एसिड ऐसे आप लोग लिख सकते हो। दो एल्डिहाइड अगर कोनों पे लगे होते तब क्या लिख देते, ब्यूट 2 इन 1 4 डाई अल, अल लिख देते, एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स अल यूज होता है। तो ये बहुत सारे नेम के रूल हमने कर लिए हैं, बहुत से एग्जांपल्स भी हमने कर लिए हैं, आगे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे भाई। नीट 2017 का क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो नोट्स है ना, ये आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बेसिकली सारे के सारे चैप्टर जो मैं करवाता हूँ, उनके नोट्स, उनके प्लेलिस्ट, और आपके लिए प्रैक्टिस के लिए MCQ क्वेश्चंस, वो सारे आपको एक सिंगल वेब पेज पे मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे IUPAC के क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं नीट में, जेई में और तरह तरह की जगह पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेन करवा रहा हूँ, कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर चले जाना, हजारों MCQ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे नोमेनक्लेचर और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है। यहाँ पर कुछ ही मैं करवाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर नीट 2017 का क्वेश्चन है भाई, कैसे सोल्व करें देखो। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है एल्डिहाइड, तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी, पहला कार्बन दूसरा कार्बन। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप और ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड पेरेंट चेन के अंदर आ जाएं, तो इस कीटोन को भी लपेट लेंगे और ये बन जाएगी हमारी पेरेंट चेन, ठीक है भाई, पेरेंट चेन बन गई। अब नंबरिंग कहाँ से करें देखो, यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखो भाई, कीटोन और एल्डिहाइड, इनमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? देखो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा थी, प्रायोरिटी हमारे पास ज्यादा होती है एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड को कंसीडर किया जाएगा एज ए प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये तो जाएगा हमारे सेकेंडरी सफिक्स में। तो इस कीटोन को हमें कंसीडर करना पड़ेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और इसको कहाँ मेंशन किया जाएगा, इसको मेंशन किया जाएगा प्रीफिक्स के अंदर। सिमिलरली एक मिथाइल ग्रुप भी यहाँ पर है, इसको भी कहाँ कंसीडर किया जाएगा, प्रीफिक्स के अंदर। तो हमारे पास दो तरीके के बेसिकली प्रीफिक्स बन गए, एक तो है हमारे पास कीटो और एक है मिथाइल। कीटोन की जगह, कीटो की जगह हम लोग ओक्सो भी यूज कर सकते हैं, है ना, तो ये दोनों ही सही हैं। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, सबसे पहले ना पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स का नाम बाद में लिख लेंगे। देखो 6 कार्बन एटम की चेन है, एक्स, डबल बॉन्ड आ रहा है चौथी पोजीशन पे, तो
4 इन, इन का ई कर देंगे कैंसिल और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो अल लगा देंगे, हेक्स 4 इनल। देखो भाई एक ही ऑप्शन के अंदर ये प्रेजेंट है। प्रीफिक्स में अगर आप लोग कंफ्यूज भी हो तब भी कोई चक्कर नहीं है, आंसर आपका बिल्कुल सही निकल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग चाहो तो कीटोन को कीटो भी लिख सकते हो, ओक्सो भी लिख सकते हो, बस डिफरेंस क्या होगा, अगर आप लोग कीटो लिखना चाहते हो तो अल्फाबेट हो जाएगा के, अगर आप लोग ओक्सो लिखना चाहते हो तो अल्फाबेट हो जाएगा ओ। अगर आप लोग कीटो लिखते हो तो मिथाइल के एम के साथ के को कंपेयर करना पड़ेगा, और अगर आप लोग ओक्सो लिखते हो तो मिथाइल के एम के साथ ओ को कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? कीटो लिखेंगे, के क्योंकि पहले आता है एम से, है ना, आई जे के एल एम एन ओ पी, है ना, तो के पहले आता है। थर्ड पोजीशन पे कीटो ग्रुप है तो प्रीफिक्स इसका हो जाएगा 3 कीटो। उसके बाद सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल, प्रीफिक्स का काम खत्म। फिर आएगा वर्ड रूट जो कि हो जाएगा हेक्स, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा 4 इन और सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा एल्डिहाइड के लिए अल। इस तरीके से पूरा नाम भी आप लोग लिख सकते हो, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग ऑप्शन में देखना भाई ध्यान से, अगर ओक्सो लिख रहे होते तो ओक्सो बाद में आता तब नाम क्या बनता? 2 मिथाइल 3 ओक्सो, क्योंकि अल्फाबेटिकली आपको कंपेयर करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही ये लिखना होता है, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? भूलना नहीं है, मैंने चारों स्ट्रक्चर आपको करवाए थे। ये ग्रुप अगर आ जाए तो ये होता है एन ब्यूटाइल। अगर हम लोग इसमें ब्रांचेस दो तरीके से लगा सकते हैं, है ना, हो सकता है यहां पर ब्रांच लगा दें और हो सकता है यहाँ पर ब्रांच लगा दें, तो दोनों का यहाँ पर नाम क्या होगा? देखो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, इन दोनों आइसोमर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं किस बेसिस पे कि जो कार्बन एटम हमारी पेरेंट चेन का पार्ट है, मान लो यहाँ से पेरेंट चेन जा रही है, उसका जो कार्बन एटम पार्ट है, मतलब इस ग्रुप में ये, इस ग्रुप में वो, तो ये प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है? फर्स्ट में आप लोग देखोगे कि ये सेकेंडरी है, तो इसको क्या बोला जाएगा? सेक ब्यूटाइल। और इसके अंदर जो कार्बन एटम है वो प्राइमरी है। पेरेंट चेन के कार्बन को इग्नोर करके हम लोग देख रहे हैं कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्सरी है, कितने और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो प्राइमरी है इसको बोला जाता है आइसो ब्यूटाइल। और जब इस तरीके से ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो पेरेंट चेन के साथ, तब तो इसको टर्सरी ब्यूटाइल ही बोल देते हैं, टर्ट ब्यूटाइल ही बोल देते हैं। रीजन क्या है भाई? जो कार्बन एटम पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है वो टर्सरी है, इसलिए टर्ट ब्यूटाइल भी बोल देते हैं। तो हमसे पूछा है आइसोब्यूटाइल कौन सा होगा? कौन सा होगा भाई आइसोब्यूटाइल? देखो आइसोब्यूटाइल में हमारे पास होगा CH2, उसके बाद CH और फिर लगे होंगे दो मिथाइल ग्रुप्स, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर, ये होता है आइसोब्यूटाइल। आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई, इसको थोड़ा सा हम लोग इंटरेस्टिंग तरीके से अप्रोच करेंगे। क्या क्वेश्चन है? हमें IUPAC नेम दिया हुआ है 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आयोनिक एसिड। इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है भाई, ये एक मॉलिक्यूल हमें दे रखा है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। देखते हैं भाई, नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो पेरेंट चेन पहचानो सबसे पहले, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से चेन स्टार्ट होगी, यहाँ पर जाएगी। दूसरे नंबर पर हमें हाइड्रोक्सी चाहिए, है ना, दूसरे नंबर पे हमें हाइड्रोक्सी चाहिए, लेकिन इस मॉलिक्यूल में कहाँ है? तीसरे कार्बन पर प्रेजेंट है, ये तो गलत हो गया। आगे देखो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2, यहाँ पर भी दूसरे पे हाइड्रोक्सी नहीं है, गलत जवाब। आगे देखो इस मॉलिक्यूल में, देखो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2, दूसरे पे हाइड्रोक्सी तो आ गया, तीसरे पे हमें इथाइल ग्रुप चाहिए, क्या तीसरे कार्बन पर इथाइल ग्रुप होगा? जी नहीं, ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथे ऑप्शन में देखो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, दूसरे पे हाइड्रोक्सी है, बिल्कुल सही बात। तीसरे पर हमें इथाइल चाहिए, ये तीसरा कार्बन है, तीसरे के ऊपर ये इथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, देखो CH2 CH3 इथाइल ग्रुप भी है। उसके बाद क्या है भाई? चौथे पे हमें चाहिए मिथाइल ग्रुप, ये फोर्थ कार्बन हो गया, फोर्थ पे मिथाइल ग्रुप भी है। उसके बाद पांचवें पे हमें चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, पांचवें पे ये ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो यही ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, क्योंकि हमने क्या किया, वर्ड रूट हेक्स देख लिया,
कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है, 1 पे प्रेजेंट है, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर इन दो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन कहाँ कहाँ पर है उसके हिसाब से ही हमने करेक्ट आंसर निकाल लिया। तो थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर, सॉरी फोर्थ हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं भाई, विच नोमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम, आईयूपीएसी के हिसाब से कौन सा नोमेनक्लेचर सिस्टम गलत है। देखो भाई, पहला नाम हम लोग देखते हैं, पेरेंट चेन हो जाएगी कुछ इस तरह से। अगर हम लोग नंबरिंग यहां से शुरू कर दें तो क्या हो जाएगी 1 2 3, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या बनेगा 1 3 बनेगा। वहीं अगर हम लोग नंबरिंग यहां से शुरू कर दें तो 1 2 3, अब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या बनेगा 1 2 बनेगा। तो रेड वाली नंबरिंग सही है, क्या नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन, ये नाम तो बिल्कुल सही है। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई यही है जो कि सही आंसर है, ये जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता। ब्रोमीन जो होते हैं, हेलोजेंस जो होते हैं, उन्हें हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर नहीं करते, उनकी प्रायोरिटी मिनिमम ही रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग मान सकते हो यहाँ पर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल रखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड की ही पहली प्रायोरिटी होगी और 1 3 वाला ही नोमेनक्लेचर सही होगा। तो यहाँ पर 3 पे आएगा ब्रोमो, उसके बाद क्या बनेगा भाई प्रोपीन, ये होता है इसका सही नाम। यही है भाई हमारा करेक्ट आंसर जो कि आईयूपीएसी के हिसाब से सही नहीं है। हो सकता है आप लोग लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल की तरह आंसर निकालने की कोशिश करो और लगे कि हाँ यही सही जवाब है, बट दिस विल बी ए रॉन्ग आंसर। यहाँ पर इसका सही नाम क्या होगा 3 ब्रोमो प्रोपीन। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन शुरू हुई होगी है ना, बाकी के नामों में देखो, बाकी के नामों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नंबरिंग देखते हैं, यहाँ पर पेरेंट चेन तो हो जाएगी सिंपली यही वाली, नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 4 पे तो है ब्रोमो, 2 पे और 4 पे लगे हैं 2 मिथाइल ग्रुप, तो 2 4 डाई मिथाइल और हेक्सेन, ये भी नाम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट मॉलिक्यूल में पेरेंट चेन हो जाएगी ये वाली, क्या नाम हो जाएगा इसका, देखो नंबरिंग शुरू होगी यहाँ से 1 2 3 4 5। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, अराइल सब्स्टिट्यूएंट्स, इन सबको आप लोग कंपेयर कर सकते हो अल्फाबेटिकल रूल से और हमारे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से, अगर इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कोई इशू ना हो रहा हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे पर लगा है मिथाइल ग्रुप, तीसरे कार्बन पर लगा है फिनाइल ग्रुप पेंटेन, ये नाम भी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं भाई, ये हो गई हमारी पेरेंट चेन। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पांचवें नंबर पर कीटोन है, ऑक्सीजन लगा हुआ है डबल बॉन्ड से, तो 5 ओक जो हो जाएगा प्रीफिक्स, हेक्सेन हो जाएगा इसका वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है 1 पे तो ओइक एसिड यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 5 ओक्सो हेक्सेनोइक एसिड। ये सभी सही है आईयूपीएसी के हिसाब से। हालांकि अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को फॉलो करें तो आपको लगेगा ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बट ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए ही है जो आईयूपीएसी के हिसाब से सही नहीं है। तो ब्रोमीन हो, हेलोजेंस वगैरह हो या फिर नाइट्रो ग्रुप हो, वहां पर आपको खास ध्यान रखना है, इनको प्रीफिक्स में ही काउंट करना है और इनकी प्रायोरिटी मिनिमम रखनी है। नंबरिंग करते हुए सबसे पहले क्या देखो, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल देखो, लेकिन ये देखते वक्त प्रीफिक्स में जो चीजें आ रही हैं, ब्रोमीन और नाइट्रो खास करके जब आ रहा है तब उनको नहीं देखना, बाकी सबको देखना है। कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, कोई हमारे पास डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उनको आप लोग देख सकते हो अल्फाबेट्स के हिसाब से भी और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के हिसाब से भी, लेकिन हेलोजेंस के लिए और हमारे नाइट्रो ग्रुप के लिए ये एक स्पेशल चीज है, इनको कंपेयर नहीं कर सकते डबल ट्रिपल बॉन्ड से या फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट से। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर जो हमारा रह गया था, जो कि हमने आधा ही सोल्व किया था। तो देखो भाई, इसका हमें लिखना है नाम, पेरेंट चेन पहचानो, डबल बॉन्ड तो जरूर आएगा पेरेंट चेन में, ये बन जाएगी पेरेंट चेन, और ये दो क्या बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 4 पे लगा है इथाइल ग्रुप, 3 पे लगा है प्रोपाइल ग्रुप, तो 4 इथाइल 3 प्रोपाइल
हेक्सेन 1 इन, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो पेरेंट चेन यहाँ पर हो जाएगी ये वाली, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसके अंदर हैं। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं? 3 पर है मिथाइल, 4 पर है इथाइल। मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो 4 इथाइल पहले लिखा जाएगा, 4 इथाइल, 3 पे मिथाइल, ओक्टेन, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं, ये मेरे ख्याल से हाँ जी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। इसके अलावा भी हमारा नोमेनक्लेचर रहता है भाई, साइक्लिक कंपाउंड्स का नेमिंग और बेंजीन डेरिवेटिव्स का नेमिंग, वो भी हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर पेरेंट चेन पहचानते हैं, ये हो जाएगी पेरेंट चेन। दो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हैं, एल्डिहाइड है और हाइड्रोक्सिल है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल को कंसीडर करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट और एल्डिहाइड हो जाएगा मेन ग्रुप। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। तो प्रीफिक्स इसके लिए क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी में आता है H, मिथाइल में आता है M। अल्फाबेटिकली H पहले आता है इसलिए इसको पहले लिखेंगे। 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। देखो 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी भी सिंपल है। हेक्स हो जाएगा इसका वर्ड रूट, हेक्स नहीं सॉरी, यहाँ पर मैंने नंबरिंग गलत कर दी है, 5 आएगा। पेंट, पेंट हो जाएगा इसका वर्ड रूट, पेंट। दूसरे नंबर पर है एक डबल बॉन्ड, तो हो जाएगा 2 इन। इन का लास्ट वाला ई हम लोग हटा देंगे। पहले पे है एल्डिहाइड ग्रुप, तो 1 अल, ये हो जाएगा इसका करेक्ट नेम। ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। ऐसे लिखेंगे इसका यूपीएससी नेम। तो यहाँ पर हमारा नोमेनक्लेचर खत्म होता है भाई लीनियर चेन कंपाउंड्स के लिए। अब हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, ये भी हम लोगों को पढ़ना है। देखो साइक्लिक कंपाउंड में बस वर्ड रूट बदल जाता है। कैसे बदलेगा? देखो 4 कार्बन एटम की जब चेन हमारे पास होती थी तो वर्ड रूट होता था ब्यूट। जब वही 4 कार्बन एटम एक साइकिल बना लेंगे तो वहां पर वर्ड रूट क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर भाई एक काम मैंने क्या देखा है, काफी सारे टीचर्स प्रीफिक्स को क्या बता देते हैं कि प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, दो तरह के प्रीफिक्स होते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स में हमें साइक्लो, स्पाइरो, बाईसाइक्लो ये सब लिखना होता है, और सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमें सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लिखने होते हैं। ऐसा कोई जरूरत नहीं है। वर्ड रूट हमें बताता है पेरेंट चेन किस टाइप की है और कितनी लंबी है, तो वर्ड रूट के अंदर ही साइक्लो आपको मानना है। तो इसके लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूट हो जाएगा। बाकी का पूरा रूल सेम रहेगा। आईयूपीएससी नेम में वर्ड रूट के आगे साइक्लो लगा देना, बस दैट्स इट। पहला एग्जांपल देखो भाई, क्वेश्चन करते हैं। 3 मेंबर की चेन है, क्या होगा भाई? वर्ड रूट इसका हो जाएगा साइक्लो। कितने एटम्स हैं चेन के अंदर? 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोप। और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन, तो इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। हाँ जी, नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं भाई। हमारे पास 5 कार्बन एटम से एक चेन बन रही है और एक डबल बॉन्ड भी उसके अंदर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो वर्ड रूट इसके लिए हो गया साइक्लोपेंट। और 1 इन, एक डबल बॉन्ड है तो 1 पे मान लेंगे कि ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका नाम बन जाएगा साइक्लोपेंट 1 इन। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास 6 कार्बन एटम की एक क्या है? रिंग है, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। 1 पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां पर सिंपली लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। भले ही ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है चेन से, लेकिन फिर भी रिंग का पार्ट नहीं है। अगर रिंग का पार्ट होता तब इसको हम लोग क्या बोल देते? सेकेंडरी सफिक्स में लिख देते। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग के बाहर प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन एटम है वो रिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बाहर ही रखेंगे, इसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता हमारे वर्ड रूट के अंदर या फिर सेकेंडरी सफिक्स वगैरह के अंदर, तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिख देंगे। हाउएवर नीचे देखो, साइक्लोहेक्सेन
के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा है, ये एक कीटोन है। तो कीटोन अब इस रिंग का पार्ट है, कीटोन का जो कार्बन है वो इस रिंग का पार्ट है। तो यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन ओन। 1 ओन भी लिख सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है 1 लिखने की। साइक्लोहेक्सेनोन ये बन जाएगा इसका IUPAC नेम। नीचे देखो भाई, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन रिंग है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है, जो एल्डिहाइड है, उसका कार्बन रिंग का पार्ट नहीं है। तो जब रिंग का पार्ट हमारा नहीं होता है फंक्शनल ग्रुप, तो एक एक्स्ट्रा वर्ड हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कार्बो यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड के साथ भी वही यूज होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, ये हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा कार्बोएल्डिहाइड। तो जहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, वो मेन चेन का या फिर मेन रिंग का पार्ट ही ना हो, वहां पर कार्बो अलग से यूज करना है, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन एटम है ना, वो इस रिंग का पार्ट नहीं है। कीटोन का जो कार्बन एटम था, मतलब कि ये वाला कार्बन, ये इस रिंग का ही पार्ट था, इसलिए यहाँ पर कार्बोन लगाने की हमें कोई भी जरूरत नहीं थी, कार्बो कीटोन लिखने की हमें जरूरत नहीं थी। लेकिन एल्डिहाइड का कार्बन और एसिटिक एसिड का कार्बन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, वो रिंग का पार्ट नहीं है, उसके लिए हम लोग कार्बो आगे लगा देंगे। आगे देखो भाई, इसी तरीके का एक और मॉलिक्यूल है, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर एक लगा है साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, और एक लगा हुआ है मिथाइल फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर देखो भाई, नाइट्राइल ग्रुप जो है वो रिंग के बाहर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल तो एक सब्स्टिट्यूएंट है, प्रीफिक्स में आ जाएगा 3 मिथाइल। उसके बाद में क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद 1 पे क्या है, नाइट्राइल ग्रुप है, लेकिन नाइट्राइल का कार्बन क्योंकि रिंग का पार्ट नहीं है, तो एक वर्ड कार्बो इसके आगे यूज करेंगे, तो 1 कार्बोनाइट्राइल हम इसको बोलने वाले हैं, कार्बो नाइट्राइल। इस तरीके से हम लोग इस ग्रुप को लिखेंगे। तो जहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप रिंग का पार्ट ना हो, वहां पर आगे कार्बो वर्ड लगा देंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से इनके नाम हमें लिखने पड़ते हैं। अब कुछ और साइक्लिक कंपाउंड्स का हम लोग डिस्कशन करते हैं। इन कंपाउंड्स में बेसिकली हम लोग क्या सीखेंगे, मान लो हमारे पास स्ट्रेट चेन और एक साइक्लिक रिंग दोनों एक साथ आ जाए एक मॉलिक्यूल में, तो हम लोग उस रिंग को प्रिंसिपल चेन माने या फिर जो बाहर स्ट्रेट चेन है उसको प्रिंसिपल चेन माने। तो यहाँ पर सीधा सा रूल है भाई, जिसमें ज्यादा कार्बन वही प्रिंसिपल चेन। यहाँ पर सिंपली हम लोग पेरेंट चेन पहचानने के जो 3 रूल हमने किए थे, उन्हीं को अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले देखो फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर है वही पेरेंट चेन है। दूसरा रूल देखो, किसके अंदर डबल बॉन्ड है, जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है वही पेरेंट चेन है। उसके बाद क्या देखेंगे भाई, नंबर ऑफ कार्बन किस में ज्यादा है, अगर रिंग में ज्यादा कार्बन है तो रिंग प्रिंसिपल चेन बन जाएगी, और अगर बाहर कार्बन एटम ज्यादा है तो बाहर का जो ग्रुप है वो प्रिंसिपल चेन बन जाएगा, और साइक्लिक रिंग को हम लोग क्या मान लेंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो, बाहर है 2 कार्बन एटम, लेकिन रिंग के अंदर कितने हैं, 3, तो प्रिंसिपल चेन क्या होगी, ये रिंग ही होगी। तो इस इथाइल ग्रुप को एक सब्स्टिट्यूएंट हमें मानना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, प्रीफिक्स में आएगा साइक्लोप्रोपेन, ये हो जाएगा इसका सही नाम। लेकिन नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, उसमें क्या है, 3 कार्बन एटम की रिंग बाहर है और 4 कार्बन एटम की चेन कुछ इस तरफ है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में ज्यादा है, चेन में ज्यादा है, तो प्रिंसिपल चेन इस बार ये चेन बन जाएगी, ना कि रिंग। इस रिंग को हमें एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर करना होगा और इसे प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा। प्रीफिक्स में इसको कैसे लिखेंगे, एल्केन को एल्काइल बोल देते हैं, साइक्लोप्रोपेन को क्या बोल देंगे, साइक्लोप्रोपाइल बोल देंगे, साइक्लोप्रोपाइल, ये इसका क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद तो सिंपल ही है, ब्यूटेन। अब आगे देखो भाई, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये लगा हुआ है। हमने क्या बोला था भाई, अगर फंक्शनल ग्रुप किसी चेन में है तो वही पेरेंट चेन होगी, अगर डबल बॉन्ड किसी चेन में है तो वही पेरेंट चेन होगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम भले ही रिंग में ज्यादा है, लेकिन क्योंकि फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड स्ट्रेट चेन में आ गया, तो इस बार ये हो जाएगी हमारी पेरेंट चेन, और ये जो साइक्लिक रिंग है इसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो 1
2 3 4, ये हो गई नंबरिंग। 1 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, ब्यूटेन नहीं होगा क्योंकि हमें डबल बॉन्ड वगैरह भी दिखाने हैं, तो ब्यूट 1 पे एक डबल बॉन्ड है, 3 पे एक डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1 3 डाइईन, ब्यूटा 1 3 डाइईन जो है ये हो जाएगी, इसको बोला जाता है ब्यूटा डाइईन। ब्यूटा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तरीके से ये जो होता है ना, इसको ब्यूटाडीन हम लोग बोलते हैं बेसिकली, तो इसी से इंस्पायर होकर इसका भी नाम ये हो जाएगा ब्यूटा, ए लगा देते हैं ब्यूट के आगे, ब्यूटा 1 3 डाइईन ये बन जाएगा। आगे देखते हैं भाई, आगे हमारे पास क्या है, देखो एक है हमारे पास रिंग और उसके ऊपर लगे हुए हैं दो सब्स्टिट्यूएंट, एक मिथाइल और एक प्रोपाइल। यहाँ पर देखो भाई, हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, ये कंफ्यूजन हमारे पास आती है। तो इसका हम लोग कैसे डिसाइड करें, क्योंकि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल यहाँ पर फेल होने वाला है। चाहे आप लोग प्रोपाइल से नंबरिंग शुरू करो, चाहे मिथाइल से नंबरिंग शुरू करो, 1 3 ही आपका रहने वाला है। यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम लोग करेंगे, जहां पर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल हो जाता है नंबरिंग करते वक्त, वहां पर सिंपली अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। तो मिथाइल में आता है एम, प्रोपाइल में आता है पी, कौन पहले आता है, MnO, मिथाइल की प्रायोरिटी ज्यादा है अल्फाबेटिकली, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू हो जाएगी। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो भाई, यहाँ पर हमें लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल लगाना पड़ेगा। कैसे, जहां पर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो यहाँ पर देखो 1 2 3, इसका लोएस्ट सेट क्या बनेगा, 1 1 3, दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं पहले कार्बन पर, इसलिए क्या करना पड़ेगा भाई, 2 बार 1 1 हमें लिखना पड़ेगा। अगर दूसरे तरीके से हम लोग नंबरिंग करते, यहाँ से 1 2 3, तब हमारा लोएस्ट सेट क्या बनता, 1 3 3 बन जाता, 133 बन जाता, 113 कम होता है। लोएस्ट लोकेंट हमें चूज करना है, इसलिए जहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, जहां से लोएस्ट लोकेंट बन रहा है, वही नंबरिंग सही होगी। तो यहाँ से रेड वाली नंबरिंग क्या हो गई, सही हो गई। अब इसका नाम जब लिखेंगे तब तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक 3 नंबर पे है मिथाइल और 1 पे है तो प्रोपाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल 3 3 डाइप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ये हो जाएगा हमारे पास इसका करेक्ट नेम। अब दूसरे मॉलिक्यूल को देखो भाई, यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अगर फॉलो करना है तो 1 हमें डाइमिथाइल की जगह पर देना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारा लोएस्ट लोकेंट क्या बनने वाला है, 1 1 3 बनने वाला है, 113 बनने वाला है। तो इस बार नंबरिंग इस तरफ से हो जाएगी और नाम लिखते वक्त क्या हो जाएगा, 1 1 डाइमिथाइल लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही। डाई मिथाइल, मिथाइल का एम कंसीडर कर रहे हैं, 3 का इसका प्रोपाइल कंसीडर कर रहे हैं, 1 1 डाई मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ये हमारे पास हो जाएगा इसका करेक्ट नेम। तो इस तरीके से हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, साइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बेंजीन के डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर। ये बहुत सिंपल है भाई, यहाँ पर कुछ बेंजीन के डेरिवेटिव्स के कॉमन नेम आप लोग याद रख लो, उसके बाद जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनको हम लोग एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स में लिख देंगे। देखो भाई, कॉमन नेम सबसे पहले करते हैं। कुछ बेंजीन के डेरिवेटिव हैं जिनके कॉमन नेम ही आईयूपीएसी में कंसीडर होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो बेंजीन है, इसका बेंजीन तो कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम तो इसका क्या बनेगा, साइक्लोहेक्स 135 ट्राइईन। तो साइक्लो 135 हेक्साट्राइईन, ये तो हमारा इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम हो गया। लेकिन आईयूपीएसी के अंदर भी हम लोग इतना बड़ा नाम यूज नहीं करते, सिंपली बेंजीन लिख देते हैं, है ना। तो इसलिए इसका कॉमन नेम हो गया बेंजीन, यही यूज करना है आईयूपीएसी में। सिमिलरली दूसरे मॉलिक्यूल में हमने क्या किया, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया। आईयूपीएसी के हिसाब से क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्सी बेंजीन होना चाहिए, लेकिन इसका नाम हम लोग यूज करते हैं फिनोल, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन को हम लोग फिनोल बोलते हैं। सिमिलरली इसका नाम मिथाइल बेंजीन होना चाहिए, लेकिन इसको टोलुइन बोला जाता है, टोलुइन।
तो मिथाइल बेंजीन को हम लोग टोलुइन ही बोलते हैं आईयूपीएसी नेम लिखते वक्त। सिमिलरली नाइट्रो ग्रुप अगर बेंजीन पे लग जाए तो इसको नाइट्रो बेंजीन बोल देते हैं, इसका कोई अलग कॉमन नेम नहीं है, यही यूज हो जाएगा आईयूपीएसी के अंदर। सिमिलरली ब्रोमीन जब लग गया बेंजीन में तो इसको ब्रोमो बेंजीन बोल देते हैं, ब्रोमो बेंजीन, यही यूज होगा आईयूपीएसी नेम में। नेक्स्ट देखो भाई, जब बेंजीन पे अमीन लग गया, अमाइनो बेंजीन हमारे पास जब बन गया, इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन, एनिलीन ही हमें यूज करना है आईयूपीएसी के अंदर भी। सिमिलरली मिथाइल के जब बेंजीन के ऊपर मिथोक्सी ग्रुप लग गया, CH3O ग्रुप लग गया, तब इसे क्या बोला जाता है भाई, मिथोक्सी बेंजीन, लेकिन इसका कॉमन नाम होता है एनिसोल। मिथोक्सी बेंजीन को हम लोग एनिसोल भी बोलते हैं। तो इस तरीके की मोइटी, इस तरीके के मॉलिक्यूल जब आपको दिखें और उन्हें आपको आईयूपीएसी नेम में कन्वर्ट करना हो तो इन नामों का यूज करना है। हाइड्रोक्सी बेंजीन नहीं बोलना है, फिनोल बोलना है। मिथोक्सी बेंजीन नहीं बोलना है, एनिसोल बोलना है। मिथाइल बेंजीन नहीं बोलना है, टोलुइन बोलना है। तो इस तरीके से ये जो मैंने लिखे हैं इन्हीं कॉमन नेम्स का यूज करना है आईयूपीएसी के अंदर भी, ठीक है भाई। तो ये थे कुछ कॉमन नेम। अब हम लोग डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स के नाम जो है लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, बेंजीन के अंदर ना पोजीशंस को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से भी डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये पोजीशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इनको फिफ्थ और सिक्स्थ नहीं बोलते, हम लोग एक तरीके से ऐसे बोल देते हैं कि दूसरी तरफ से भी नंबरिंग तो शुरू हो ही सकती है ना। अब यहाँ पर मेन बात क्या है भाई, देखो इस कार्बन को बोलते हैं इप्सो पोजीशन, इप्सो कार्बन ये है। सेकंड वाला जो कि बिल्कुल सेकंड नंबर पे लगा होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से, इसको बोला जाता है ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन है। थर्ड वाली को बोला जाता है मेटा पोजीशन, फोर्थ वाली को बोला जाता है पैरा पोजीशन। ये हमारे पास नेम होते हैं। तो जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास प्रेजेंट होता है तो हो सकता है ऑर्थो, मेटा, पैरा। ऑर्थो के लिए O यूज कर रखा हो, मेटा के लिए M यूज कर रखा हो और पैरा के लिए P यूज कर रखा हो। ऐसे भी आईयूपीएसी नेम के अंदर लिखा जा सकता है। हो सकता है 2 मिथाइल की जगह लिख दिया जाए ऑर्थो मिथाइल, हो सकता है 3 मिथाइल की जगह लिख दिया जाए मेटा मिथाइल, हो सकता है 4 मिथाइल की जगह लिख दिया जाए पैरा मिथाइल। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब एक और बात भाई, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मिथोक्सी ग्रुप, अगर ये सब एक सेम मॉलिक्यूल में आ जाएं तो किसे हम लोग प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप माने और किसे हम लोग प्रीफिक्स के अंदर पटक दें सेकेंडरी माने। तो देखो भाई इसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर सिंपल सा होता है, फिनोल की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, उसके बाद एनिसोल की, उसके बाद एनिलीन की, उसके बाद लास्ट में टोलुइन की। तो यहाँ पर जिसकी मैक्सिमम प्रायोरिटी है उसका हम लोग कॉमन नेम यूज करेंगे, बाकी सबको प्रीफिक्स में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मॉलिक्यूल देखो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और अमीन ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फिनोल, हाइड्रोक्सिल होता है मेन ग्रुप। तो यहाँ पर इसको मानेंगे फर्स्ट कार्बन, इसको मानेंगे सेकंड कार्बन। अब यहाँ पर आप लोग दो तरीके से इसका नाम लिख सकते हो, 2 अमीनो फिनोल, ये नाम इसका लिख सकते हैं। सेकेंडली नंबर की बजाय आप लोग यहाँ पर ऑर्थो लिख सकते हो, ऑर्थो अमीनो फिनोल भी इसका नाम लिखा जा सकता है। दोनों ही नाम बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो भाई, नेक्स्ट मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या है, फिर से एक अमीन है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन सा हो गया, हाइड्रोक्सिल, फिनोल हो गया। तो इसको क्या बोल सकते हैं, देखो नंबरिंग करो 1 2 3, 3 अमीनो, 3 की बजाय हो सकता है मेटा अमीनो भी लिखा हो, एम अमीनो फिनोल। ये दोनों ही नाम इसके लिए करेक्ट हो जाएंगे। ऑर्थो, मेटा, पैरा भी यूज कर लेते हैं और 1 2 3 भी यूज कर लेते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए। आगे देखो भाई हमारे पास क्या है, OCH3 है। एनिसोल हमारे पास प्राइमरी होता है, इसलिए अमीन को एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर करेंगे, प्रीफिक्स में लिखेंगे, क्या नाम हो जाएगा, 3 अमीनो एनिसोल, ये हो जाएगा इसका सही नाम। तो इस तरीके से हम लोग बेंजीन के डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं। ये होता है भाई डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के नाम लिखने का तरीका। आगे हम लोग देखते हैं भाई ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, क्या ट्रिक हम लोग लगाते हैं। तो देखो भाई इसके लिए सीधी सी ट्रिक है,
यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करो सबसे पहले तो। क्लोरीन में और नाइट्रो में इसमें ज्यादा प्रायोरिटी होती है क्लोरीन की। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड में, हाइड्रोक्सिल में और ब्रोमीन में ज्यादा प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। यहाँ फिनोल में, टोलुइन में और आयोडोबेंजीन में ज्यादा प्रायोरिटी होती है फिनोल की, OH की। सिमिलरली यहाँ पर भी OH की। तो ये तो बन गया प्रिंसिपल। इसके अलावा जितने भी ग्रुप हमारे पास बचेंगे उन्हें प्रीफिक्स में डाला जाएगा। तो यहाँ पर इसका नाम लिखो 1 2 3 4। 2 पे और 4 पे क्या है, 2 नाइट्रो ग्रुप हैं, तो ये हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये हो जाएगा इसका सही नाम। दूसरे नंबर पे देखो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 4 5 6, इसका क्या नाम हो जाएगा देखो। 4 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 3 पे ब्रोमीन है। अल्फाबेटिकली कौन पहले आना चाहिए, ब्रोमो पहले आना चाहिए। तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ये हो जाएगा हमारे पास IUPAC नेम इसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4। 4 पे है आयोडो, 2 पे है मिथाइल। आयोडीन का I पहले आता है मिथाइल के M से, तो इसका नाम हो जाएगा 4 आयोडो 2 मिथाइल फिनोल, इसका नाम फिनोल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई 1 2 3 4। 2 4 के ऊपर लगे हैं 2 मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 2 4 डाई मिथाइल फिनोल, ये हो जाएगा इसका करेक्ट IUPAC नेम। बेसिकली पहले मैंने जो आपको 7-8 नाम लिखवाए थे, इनको यूज करना होता है IUPAC नेम के अंदर। अगर OCH3 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है बेंजीन पर, तो उसको हम लोग मिथोक्सी बेंजीन नहीं बोलेंगे, वहां पर एनिसोल का ही यूज करेंगे। सिमिलरली अगर हाइड्रोक्सियल में OH जो है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो वहां पर हाइड्रोक्सी बेंजीन नहीं बोलेंगे, फिनोल का यूज करेंगे। तो ऐसे IUPAC नेम हमें लिखना होता है। तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स का नाम हमने लिख दिया। आगे देखते हैं भाई हमारे पास क्या है। हाँ जी, लास्ट में कुछ एक ऐसे एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं जिनमें बेंजीन को हमें एक सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ेगा। ऐसा कब हो सकता है, जब बेंजीन के ऊपर जो चेन लगी हुई है उस चेन के अंदर क्या है, कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए या फिर कोई और डबल बॉन्ड वगैरह आ जाए, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर बेंजीन को हमें एक सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ेगा और बेंजीन को हमें लिखना पड़ेगा प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स जो होता है बेंजीन के लिए वो होता है भाई फिनाइल। इस तरीके से प्रीफिक्स लिखा जाता है। इसका मतलब है कि ये जो मोइटी है ये हमारे पास कैसी लगी हुई है, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल पहला मॉलिक्यूल देखो, 4 कार्बन एटम की चेन है जिस पर फंक्शनल ग्रुप हेलोजन लगा हुआ है। 2 पे ब्रोमीन, 3 पे ब्रोमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन को यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल। अच्छा यहाँ पर एक और बात भाई, सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन, ब्रोमीन का बी पहले आता है, इसलिए फिनाइल से पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें, ब्रोमीन लिखना पड़ेगा। तो ब्रोमीन सबसे पहले लिखते हैं 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। इस तरीके से हमें इसका नाम लिखना पड़ेगा, बेंजीन को हमें एक सब्स्टिट्यूएंट में मानना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो भाई, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH2 CHOH हाइड्रोक्सियल फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद CHO भी लगा हुआ है। तो बेसिकली बाहर भी 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं जिनमें प्राइमरी क्या है, एल्डिहाइड है। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू अगर करें 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट अब हो गए हैं, बेंजीन एक सब्स्टिट्यूएंट है और हाइड्रोक्सियल भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो हाइड्रोक्सियल में H आता है और फिनाइल में P आता है। अल्फाबेटिकली H पहले आता है, इसलिए क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल। 4 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड सारे हैं तो एन, और 1 पे एल्डिहाइड है तो अल। तो ये हो जाएगा इसका पूरा नाम 3 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल ब्यूटेनल। इस तरीके से हम लोग बेंजीन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट भी मान सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। तो इस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर हमारा होता है खत्म।
थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया होगा, लेकिन हमने कोशिश की है कि सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे हो जाएं। जेई के भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आज के लेक्चर में किए हैं। स्ट्रेट चेन, साइक्लिक चेन एंड बेंजीन डेरिवेटिव, इन सब का नोमेनक्लेचर हमने कर लिया है। मैं नहीं चाहता था कि नोमेनक्लेचर के ऊपर बार बार हम 1.5-2 घंटे के 2-3 लेक्चर बना दें, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में एक ही लेक्चर में सब कुछ निपटा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। बाय गाइज।